अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, दैट इज वाटर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो कंटिन्यूअस मूवमेंट जो है वाटर का ओशियन, लैंड और एटमॉस्फेयर के बीच जो होता रहता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है ओशियन का, लैंड और एटमॉस्फेयर का, के वाटर का। तो यहाँ पे वाटर साइकिल हम इसको कहते हैं कि वाटर जो है कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ठीक है, सो ह्यूमिडिटी अगर देखें तो ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। हम हमेशा बात करते हैं ह्यूमिड, ह्यूमिड मीन्स क्या, चिपचिपा। ह्यूमिडिटी चिपचिपा मीन्स क्या होता है कि जो ये एयर है तो इसमें कितना अमाउंट जो है वाटर वेपर का प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। सो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है कि एक्चुअल वाटर वेपर जो है एयर में कितना है, और इसको कैसे मेजर किया जाता है, ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में इसको मेजर किया जाता है, और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। और हाइयर होगा जो है ह्यूमिडिटी ओवर ओशियन, और लो होगा लैंड पे। क्योंकि हाइयर ओवर ओशियन क्यों होगा, क्योंकि ओशियन में वाटर तो एबंडेंस है, तो वाटर जो है ओशियन के ऊपर जो एयर होगी तो उसमें ज़्यादातर मॉइस्चर होगा। ठीक है, तो वाटर वेपर होगा, तो इसी को हम कहेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब है एक्चुअल वाटर वेपर इन द एयर, कि एयर में एक्चुअल वाटर वेपर कितना है। ठीक है, और ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और हाई होगा ओशन के ऊपर और लो होगा लैंड के ऊपर। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, इसको समझना कोई खास मुश्किल तो है नहीं। देन टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी और रिलेटेड टर्म्स देख लेते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, मतलब परसेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर कंपेयर्ड टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब रिलेटिव, मतलब हम रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं कि कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर में कंपेयर टू कि ये कितना मैक्सिमम कैपेसिटी को होल्ड कर सकता है। ठीक है, अगर ये ज़्यादा होल्ड कर सकता है तो उससे हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे कि कितना परसेंटेज जो है एयर में मॉइस्चर है। ठीक है, और ये इंडिकेट करता है हाउ क्लोज एयर इज टू सैचुरेशन, तो इस एयर जो है सैचुरेशन से कितना क्लोज है। देन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ एयर। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का मतलब है कि कितना जो है वाटर वेपर है पर मास यूनिट ऑफ एयर, मतलब कि अगर यहाँ एयर है, एयर का जितना भी मास है तो इतने मास में कितना जो है वाटर वेपर का मास कितना है, मीन्स एयर में कितना जो है वाटर वेपर है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये बताता है, और ये चेंज नहीं होता है विथ टेम्परेचर और प्रेशर। जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है ना, ये टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक है, प्रीफर्ड ओवर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, एक्चुअल वाटर वेपर इन द एयर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये हाई होता है ओशन के ऊपर और लो होता है लैंड के ऊपर। ठीक है, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, ये चेंज नहीं करता है, होता है टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। ठीक है, सैचुरेटेड एयर क्या होता है कि एयर होल्ड्स मैक्सिमम मॉइस्चर, कि कब ऐसा कंडीशन आएगा जो एयर अपना 100% जो है होल्ड कर सकती है, मतलब जितना वो होल्ड कर सकती है पूरा कर रही है, मतलब मैक्सिमम कब वो होल्ड कर सकती है। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें क्या बताता है कि अगर ये 100% होल्ड कर रही है तो रिलेटिवली अभी ये कितना परसेंट होल्ड कर रही है, क्या अभी ये 80% है, तो अगर 80% है तो कितना और इसमें ऐड ऑन होगा कि ये सैचुरेटेड होकर 100% हो जाएगा। तो सैचुरेटेड एयर का मतलब हो गया कि 100% या कितना मैक्सिमम मॉइस्चर, जितना इसकी कैपेसिटी है तो कितना ये होल्ड कर सकती है। मैक्सिमम मॉइस्चर जब होल्ड करेगी तो हम कहेंगे दिस इज सैचुरेटेड एयर। ठीक है, तो अगर कोई भी और एनी एक्स्ट्रा मॉइस्चर अगर होगा तो वो कंडेंसेशन हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा तो कंडेंसेशन होगा। और अचीव कैसे इसको किया जा सकता है, बाय एडिंग मॉइस्चर और कूलिंग एयर। तो कंडेंसेशन हमें कैसे अचीव करेंगे, हम इसमें जो है मॉइस्चर को ऐड करके और कूलिंग एयर को। ठीक है, सो अब अनसैचुरेटेड देखते हैं, फिर हम बाद में ये सारा प्रोसेस भी डिटेल में देखेंगे, कंडेंसेशन, एवापोरेशन एक्सेट्रा। तो अनसैचुरेटेड एयर क्या है, जब हम अनसैचुरेटेड का मतलब है कि ये सैचुरेटेड नहीं है, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, 100% से कम है, मतलब अनसैचुरेटेड है। और एयर जो है और भी मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब कर सकती है बिना किसी कंडेंसेशन का, मतलब कि इस एयर के पास स्पेस खाली है। ठीक है, ये और भी ज़्यादा मॉइस्चर अपने साथ ले सकती है। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड मतलब 100% फुल, अब जगह नहीं है, नहीं ले सकती है।
ड्यू पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अकर। तो ऐसा टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट हम कहेंगे ऐसा पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कि अब सैचुरेशन होगा। सैचुरेशन हमने क्या देखा? 100% की, जब एयर जो है मैक्सिमम मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है। तो जब उस टेम्परेचर पे पहुँच जाएंगे कि एयर के पास सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो उसको हम ड्यू पॉइंट कहेंगे, ठीक है। और इससे नीचे क्या होगा? कंडेंसेशन शुरू होगा। अब समझते हैं एवापोरेशन को, ठीक है, कि एवापोरेशन क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू गैस। तो जब जो लिक्विड है यहाँ पे नीचे से ये जाएगी, जाकर के गैस में कन्वर्ट होगी, ऊपर जाएगी, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एवापोरेशन करेंगे। मीन्स एवापोरेट हो रहा है, भाप बन रहा है, ठीक है, ऐसा सुना होगा। तो एवापोरेशन का क्या मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू गैस, कि जो ये लिक्विड वाटर है अब ये ऊपर जाके क्या बन रही है? गैस बन रही है। तो दैट इज कॉल्ड एवापोरेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? इसका क्या मतलब है कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। कि कौन सा टेम्परेचर हमें चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर, कि जिससे क्या हो सकता है, जो है 1 यूनिट मास ऑफ लिक्विड जो है गैस में बदल जाएगा, ठीक है, कि 1 यूनिट मास ऑफ लिक्विड अगर गैस में बदलना है तो कौन सा टेम्परेचर हमें रिक्वायर है? दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कि वेपर बनने के लिए कौन सा लेटेंट हीट हमें चाहिए, कौन सा कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए? दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जिसमें हमें कितना हीट चाहिए ताकि जो है चेंज हो सके 1 यूनिट ऑफ लिक्विड गैस में, क्या हो सके? 1 यूनिट ऑफ लिक्विड गैस में चेंज हो सके एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। देन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एवापोरेशन। तो एवापोरेशन कैसे होगा ज़्यादा? तो अगर टेम्परेचर हाइयर है तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर का एब्जॉर्प्शन होगा। देन मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर, ठीक है। अगर ड्राई एयर है तो ये, अगर एयर ड्राई है, पहले से एयर सूखा है, तो ये मॉइस्चर को ज़्यादा अपने अंदर ले सकता है ना, ठीक है। यही बात है कि ड्राई एयर इज इक्वल टू एब्जॉर्ब मोर मॉइस्चर। देन विंड का अगर मूवमेंट देखें तो ये क्या करता है? ये रिप्लेस करता है सैचुरेटेड एयर को विथ अनसैचुरेटेड एयर। तो इससे और एवापोरेशन होगा। तो जैसे कि जो सैचुरेट हो चुका है, इसमें 100% कैपेसिटी इसकी फुल हो चुकी है, तो ये क्या करेगा? इसको हटाएगा, ठीक है, और फिर अनसैचुरेटेड एयर लाएगा ताकि फिर से यहाँ पे जो है चीज़ों को फिल किया जा सके, ठीक है। तो ये होता है, ये विंड मूव करता है। ग्रेटर विंड स्पीड इज इक्वल टू हाइयर एवापोरेशन। तो जितना विंड स्पीड हाई होगा उतना एवापोरेशन जो है ज़्यादा होगा, ठीक है। देन एवापोरेशन का वेरिएबिलिटी अगर देखें तो इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड और सैलिनिटी। तो एवापोरेशन जो है किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है? टेम्परेचर से, एयर प्रेशर से, विंड से और सैलिनिटी से। ओशियन में देखें तो हाईएस्ट एवापोरेशन होगा, क्योंकि ओशियन में बहुत ज़्यादा जो है क्या मिल रहा है इसको? ओशियन में जो है इसको हाई कवरेज मिल रहा है, तो इस वजह से वास्ट कवरेज मिल रहा है, इसलिए हाईएस्ट इवापोरेशन होगा। और एवापोरेशन कैसे कैसे डिक्रीज होगा? इक्वेटर से पोल की तरफ, क्योंकि इक्वेटर में क्या देख रहे हैं हम? वाटर तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है, और मॉइस्चर भी है, मॉइस्चर है प्लस हीट भी है। तो हीट जब है तो यहाँ पे ज़्यादा एवापोरेशन हो रहा है। जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो एवापोरेशन डिक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। देन वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक में जो है हाईएस्ट एवापोरेशन रेट है ग्लोबली, इस बात को याद रखा जा सकता है। जो वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक है, वेस्ट की साइड नॉर्थ अटलांटिक, ऊपर वाला पोर्शन, ये ज़्यादा यहाँ पे एवापोरेशन होता है। देन अब कंडेंसेशन को समझते हैं। कंडेंसेशन का मतलब है कन्वर्सन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। तो जो वाटर वेपर है अब ये लिक्विड में बदल गया, ठीक है। क्या हो रहा है? लिक्विड, जो वाटर वेपर भाप बन के ऊपर गया है और ये भाप अब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। और ये क्यों होता है? क्योंकि अब लॉस ऑफ हीट हो रहा है। तो ऊपर जैसे वाटर वेपर गई तो ऊपर जाने से क्या हो रहा है? हम जानते हैं जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटा तो लॉस ऑफ हीट हुआ, लॉस ऑफ हीट के वजह से ये वाटर में कन्वर्ट होना शुरू करेगी। तो दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देन सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है? अगर डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए वाटर वेपर से, लिक्विड ना बन के ये सॉलिड बन जाए, जैसे कि फ्रॉस्ट, ये वाटर वेपर था अब सीधा फ्रॉस्ट बन के गिर गया, ठीक है, फ्रॉस्ट बन गया, तो ये होगा सब्लिमेशन। कि यहाँ सॉलिड से तो लिक्विड बना ही नहीं, सॉलिड से लिक्विड का ट्रांसफॉर्मेशन आया ही नहीं, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहेंगे। सॉलिड से लिक्विड हो गया तो ये कंडेंसेशन होगा। कंडीशन है कंडेंसेशन के लिए, तो कंडेंसेशन के लिए क्या कंडीशन है कि एयर टेम्परेचर अगर रिड्यूस हो जाए ड्यू पॉइंट तक, मतलब क्या हुआ कि एयर जैसे ऊपर गई
क्या हुआ यहाँ पे एवापोरेशन हुआ, देन इतना ज़्यादा रिड्यूस हो गई कि ड्यू पॉइंट तक आ गया। मीन्स क्या है, अब ड्रॉप बन सकता है, वाटर बन सकता है, लेकिन वॉल्यूम जो है कांस्टेंट ही है, लेकिन एयर टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। तो इस केस में कंडेंसेशन हो सकता है, वाटर में जो है कन्वर्ट हो सकता है। या तो फिर ऐसा हो कि टेम्परेचर भी रिड्यूस हो गया, वॉल्यूम भी रिड्यूस हो गया और टेम्परेचर भी घट गया, तो फिर क्या होगा, वाटर वेपर जो है बन सकता है। ठीक है, वाटर वेपर अब जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन जो है मॉइस्चर अगर ऐडेड किया, अगर किसी ओशन में या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे वाटर कंटिन्यू मिल रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा जो है मॉइस्चर ऐड हो गया, सैचुरेटेड हो गया, पूरा एकदम 100% फुल हो गया, फिर भी रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है भर गया या सैचुरेटेड हो गया, क्योंकि कंटिन्यूअस एवापोरेशन हो रहा है। तो ये सारे कुछ कंडीशन है जिसमें कि कंडेंसेशन हो सकता है। देन कंडेंसेशन न्यूक्लियाई को देखते हैं, जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं एयर में जो प्रोवाइड करते हैं सरफेस कंडेंसेशन के लिए, तो ये कंडेंसेशन करने में हेल्प करते हैं, दैट इज कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो डस्ट, स्मोक और पॉलन, ऐश एटसेट्रा जो है क्या है, सब कंडेंसेशन न्यूक्लियाई है। देन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंडेंसेशन, कंडेंसेशन को कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगी, एयर का मूवमेंट, यस डेफिनेटली करेगी। लोअर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर घट जाएगा तो बिल्कुल होगा कंडेंसेशन। हाइयर ह्यूमिडिटी, अब अगर इतना ह्यूमिड हो गया कि सैचुरेटेड हो गया पूरा 100%, अब ये जो है रख ही नहीं पा रही है, ओवरलोड हो गया, तो फिर ये रेनफॉल होगा। ठीक है, देन ऑल्टीट्यूड, अगर ऑल्टीट्यूड भी इफेक्ट करेगा कि ऊपर तक जाएगी, तो वहाँ ऑल्टीट्यूड का भी इफेक्ट जो है कंडेंसेशन पे होगा। देन प्रेशर के चेंजेस से, यस डेफिनेटली अगर प्रेशर चेंज होगा तो कंडेंसेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। सो अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन की कंडेंसेशन किस किस टाइप से जो है होगा। तो अगर ड्यू पॉइंट ज़्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट से, ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट से अगर ज़्यादा है ड्यू पॉइंट, तो ड्यू, फॉग और क्लाउड बनते हुए हम देखेंगे। लेकिन अगर फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है, और ड्यू पॉइंट कम है, मीन्स क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है तो क्या होगा, फ्रीजिंग हमें देखने के लिए मिलेगा, वाइट फ्रॉस्ट, स्नो, हेल स्टोन्स और सीरस क्लाउड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देन अब ड्यू को देख लेते हैं। ड्यू क्या है, ये वाटर ड्रॉपलेट है और डिपॉजिट कहाँ होता है, ये कूल सरफेसेस पे। तो अक्सर हम ड्यू जो है देखते हैं कहाँ होता है, कूल सरफेसेस पे होता है। ठीक है, ये सस्पेंड नहीं होता है एयर में। हम देखते हैं ठंड में, स्पेशली विंटर में हम क्या देखते हैं कि ड्यू बना हुआ है। ठीक है, कहाँ बना हुआ है, जो कूल सरफेस, ठंडा सरफेस है वहाँ पे। फॉर्म्स व्हेन ड्यू पॉइंट इज अबव फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब अभी क्या है, ड्यू पॉइंट ज़्यादा है, अगर फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, तब तो फ्रीज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ड्यू पॉइंट इज अबव फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से अबव है ड्यू पॉइंट, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू बन रहा है। ठीक है, आइडियल कंडीशन अगर देखें तो ड्यू के लिए क्लियर स्काई होना चाहिए, स्काई बादल पूरा साफ होना चाहिए। ठीक है, मतलब स्काई जो है पूरा क्लियर होना चाहिए, बादल नहीं होना चाहिए। देन काम एयर होना चाहिए, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा इस पोर्शन में तभी तो यहाँ पे ड्यू बनेगा, तभी तो इस तरीके से ड्यू हम देखेंगे कि हाँ ड्रॉपलेट्स बना हुआ है। ठीक है, और कोल्ड और लॉन्ग नाइट होगा। तो आइडियल कंडीशन क्या है, क्लियर स्काई, काम एयर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी और कोल्ड और लॉन्ग नाइट। तो ये याद रखना है कि ड्यू पॉइंट जो है होना चाहिए अबव फ्रीजिंग पॉइंट। अगर फ्रीजिंग पॉइंट तक तो चला ही गया वो, तब तो फिर बर्फ हो जाएगा, स्नो हो जाएगा, हेल स्टोन्स हो जाएगा, सीरस क्लाउड बनेगा। ठीक है, तो वाइट अब देखते हैं वाइट और फ्रॉस्ट कैसे बनेगा। ठीक है, वाइट फ्रॉस्ट कैसे बनेगा, तो ये तब बनेगा जब ड्यू पॉइंट इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अब ड्यू पॉइंट कम है, फ्रीजिंग पॉइंट पे चला गया, तो क्या होगा, यहाँ पे मॉइस्चर फ्रीज हो जाएगा सरफेस पे और आइस क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, और सेम कंडीशन होगा ड्यू की तरह, लेकिन एयर का जो है टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, तभी तो होगा। 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा मीन्स यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट जो है, ड्यू पॉइंट क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हो गया। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया, तो फ्रीज कब होगा, जब 0 डिग्री होगा। तो या तो 0 डिग्री हो जाए या 0 डिग्री से जो है कम रहे। ठीक है, तब हम क्या देखेंगे, तब हम देखेंगे कि जो है वाइट फ्रॉस्ट हो रहा है या स्नो हो रहा है। ये सारी चीज़ें के लिए, इसके लिए क्या चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। तो यही कंडीशन, सेम कंडीशन रहेगा ड्यू के तरह, बस टेम्परेचर का यहाँ डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पे जो है ड्यू में क्या होना चाहिए, ड्यू पॉइंट अबव रहेगा। अगर 0 डिग्री ये हो गया तब तो फिर यहाँ पे भी स्नोफॉल हो जाएगा, तो 0 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, या 0 डिग्री से और या 0 डिग्री से कम जो है हम किस में देखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट में देखेंगे, और यहाँ पे ये हमेशा अबव ही रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फॉग।
अब ये फॉग कैसे बनता है, तो ये एक तरीके का क्लाउड ही है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज बनेगा, अर्थ के सरफेस के पास बनेगा। अगर ये अर्थ का सरफेस है तो बहुत क्लोज बनेगा, ठीक है। तो ये कहाँ बनता है, जहाँ पे वार्म मॉइस्ट एयर सडनली ठंडा हो जाएगा, क्योंकि कोई जो है वार्म और मॉइस्ट एयर था ये तुरंत कोल्ड हो गया और कंडेंस हो जाएगा ये डस्ट पार्टिकल पे, और ये ड्रायर होगा मिस्ट से। मिस्ट मतलब कैसा होगा, ये फॉग के तरह ही होगा, लेकिन मिस्ट में ज़्यादा जो है मॉइस्चर होगा, ठीक है। मिस्ट में क्या होगा, मॉइस्चर होगा, और ये कॉमन कहाँ पे होगा, जहाँ पे वार्म एयर कोल्ड करंट से मीट करती है। कहाँ पे वार्म एयर जो है मीट करती है कोल्ड करंट से। तो फॉग के लिए आइडियल कंडीशन देखें तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, टेम्परेचर जो है ड्यू पॉइंट के नियर होना चाहिए, और यहाँ पे कंडेंसेशन न्यूक्लियाई होना चाहिए। अगर कंडेंसेशन न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा तभी फॉग बन पाएगा, हाई ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ड्यू पॉइंट के पास। देन टाइप्स ऑफ फॉग अगर देखें तो रेडिएशन फॉग, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय नाइट कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस। तो ये रेडिएशन फॉग जो है ये कैसे बनता है, जब नाइट कूलिंग हो जाता है, ठीक है, अर्थ के सरफेस का, तब बन जाता है, ठीक है। इसीलिए मॉर्निंग में फॉग देखने के लिए मिलता है। देन एडवेक्शन फॉग, जब वार्म एयर क्या करता है, मूव करता है ओवर अ कोल्ड सरफेस, ठीक है। वार्म एयर क्या करता है, कोल्ड सरफेस के ऊपर मूव करता है, तो एडवेक्शन फॉग बनता है। देन अपस्लोप फॉग, ये कैसे बनता है, कॉज्ड बाय एयर राइजिंग अलोंग अ स्लोप, कि एयर जो है स्लोप के अलोंग राइज कर रहा है, ओरोग्राफिंग लिफ्टिंग की, यहाँ कोई माउंटेन है और इस स्लोप के अलोंग जो है राइज कर गया। देन स्टीम फॉग या एवापोरेशन फॉग, ये तब बनेगा जब जो है वार्म वाटर, और ठीक है, फॉर्म कहाँ होगा, ओवर वार्म वाटर एज कोल्ड एयर पासिस। तो वार्म वाटर पे ये बनेगा अगर कोल्ड एयर पास हुआ हो, ठीक है, वार्म वाटर के ऊपर से अगर कोल्ड एयर पास हुआ हो तो स्टीम फॉग बनेगा। ये लेक्स के ऊपर कॉमन है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मिस्ट के बारे में, ठीक है, कि मिस्ट क्या है। तो मिस्ट में जो है ज़्यादा मॉइस्चर होता है, फॉग से ज़्यादा मॉइस्चर जो है मिस्ट में होता है, और ये भी होता है कहाँ पे, मॉइस्ट एयर में, जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम से कम कितना हो, 70% से जो है 75% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो। ये शॉर्ट लिव्ड होता है और ये माउंटेन और हिली एरियाज़ में कॉमन है। देन देखते हैं हम हेज़। हेज़ क्या है, ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है रिड्यूस्ड विजिबिलिटी। तो अगर हेज़ हो गया तो धुंधला सा दिखेगा, सही से दिख नहीं पाएगा, और यहाँ पे ये कहाँ पे होगा, लिंक्ड टू लो ह्यूमिडिटी, जहाँ पे ह्यूमिडिटी मिस्ट के लिए हमने देखा कि 75% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, और यहाँ पे 75% से कम ह्यूमिडिटी जो है होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 75% से कम ह्यूमिडिटी जो है होना चाहिए। देन कॉज्ड बाय अनइवन लाइट और रिफ्रैक्शन, तो अनइवन लाइट और रिफ्रैक्शन की वजह से होगा, प्लस जो कुछ पार्टिकल होगा इंडस्ट्रियल पार्टिकल उसके वजह से। देन अब देखते हैं स्मॉग। स्मॉग कैसे बनता है, ठीक है, तो स्मॉग का मतलब है कि यहाँ स्मोक है प्लस फॉग है, दैट इज कॉल्ड स्मॉग। तो ये रिजल्ट किस चीज़ का है, रिजल्ट ऑफ अर्बन इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन। तो ये किस वजह से हो रहा है, अर्बन इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन की वजह से जो है क्या हो रहा है, स्मॉग, ठीक है। तो या ये कैसा अपीयर करता है, स्मॉग में बेसिकली क्या है, फॉग है प्लस स्मोक है, तो ये कैसा अपीयर होता है, ग्रेइश, ब्राउनिश और हेजी टाइप का ये अपीयर होता है। तो स्मॉग अगर हम देखें तो 3 तरह का हो सकता है। क्लासिकल स्मॉग, जिसको कि लंदन टाइप स्मॉग भी कहते हैं, और क्यों होता है, कोल कंबसन की वजह से। यहाँ पे जो है SO2 प्लस पार्टिकुलेट मैटर जो है क्या हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है, और ये देखते हैं हम कोल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट में, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, लंदन टाइप या क्लासिकल स्मॉग। और ये कोल की वजह से हो रहा है, हाई सल्फर की वजह से हो रहा है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, प्लस पार्टिकुलेट मैटर, और देन कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से। सो हमने देखा टाइप्स ऑफ स्मॉग। टाइप्स ऑफ स्मॉग में क्लासिकल स्मॉग, ठीक है, तो क्लासिकल स्मॉग को लंदन टाइप कहेंगे क्योंकि यहाँ पे कोल कंबसन की वजह से होगा, हाई SO2 कंटेंट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जो है मिलकर के क्या करेंगे, स्मॉग क्रिएट करेंगे, और कोल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट में ये ज़्यादा होगा। देन फोटोकेमिकल, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सनलाइट का कुछ तो है, ठीक है, तो ये जब है कहाँ बनेगा, हॉट और सनी वेदर में बनेगा। सनलाइट जो है, सनलाइट क्या करेगी, रिएक्शन करेगी NOx के साथ और हाइड्रोकार्बन के साथ, और फिर प्रोड्यूस करेंगी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जैसे कि ओजोन, पेन, एल्डिहाइड्स वगैरह, ठीक है। तो अगर हम देखें फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बनेगा, तो जब नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है VOCs के साथ रिएक्ट करेगी तो ये क्रिएट करेगी ब्राउन हेज एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और ये प्रोड्यूस करेगी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट मीन्स ओजोन, पेन,
पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, एल्डिहाइड्स, जो कि कॉमन है सनी और अर्बन एरियाज में, ठीक है, एलए में, इसीलिए एलए टाइप कहा जाता है, जो कि आई इरिटेशन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम ये सब करेगा। तो हम जो लंदन वाला देख रहे हैं, लंदन स्मॉग, तो वो जो है विंटर में ज़्यादा देखेंगे हम, ठीक है। लंदन स्मॉग कब होगा? विंटर में, और इसमें SO2 कंटेंट बहुत ज़्यादा इसमें होगा। देन हम देखते हैं वॉल्केनिक स्मॉग, तो ये जो है वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से होगा। इसमें मिक्सचर किस चीज़ का है? SO2 का, ठीक है, मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस एरोजोल, ठीक है, फाइन पार्टिकल्स, और ये अपीयर होता है कैसा? एज ए हेजी क्लाउड, ठीक है। तो वॉल्केनिक स्मॉग, वॉल्केनो से क्या क्या निकलेगा? SO2 निकलेगा, एरोजोल और कुछ फाइन पार्टिकल्स भी निकलेगा, जिसके वजह से कि हेजी क्लाउड बनेगा, जो कि हार्मफुल है हेल्थ के लिए, क्रॉप्स के लिए, विजिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाउड्स के बारे में, जो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, कि क्लाउड्स क्या है। तो क्लाउड को अगर देखें तो क्लाउड क्या है? कलेक्शन ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स और टाइनी आइस क्रिस्टल। तो अगर बेसिकली क्लाउड में रहता क्या है? तो वाटर ड्रॉपलेट को ही तो होल्ड कर रही है ना क्लाउड होल्ड क्या कर रही है? क्लाउड में है क्या? वाटर ड्रॉपलेट है, ये वाटर ड्रॉपलेट को होल्ड कर रही है, ठीक है, क्लाउड। और कुछ जो है टाइनी आइस क्रिस्टल भी हो सकते हैं, ठीक है, लगभग 0.02 mm, ठीक है। ये क्यों बनता है? क्योंकि कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर का। वाटर वेपर पहले जो है वाटर वेपर क्या करती है? अब यहाँ सनलाइट पड़ रहा है तो वाटर वेपर कंडेंस होकर ऊपर जाती है, हायर ऑल्टीट्यूड में, ओपन एटमॉस्फेयर में ये जाती है, ठीक है। और ये वेरियस ऑल्टीट्यूड में पाया जाता है, जो है कंडेंस होके वाटर वेपर, और डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बहुत वेरियस टाइप के एल्टीट्यूड में पाया जाता है। देन डुअल इम्पैक्ट हम देखते हैं क्लाउड का डुअल इम्पैक्ट है, एक तो कूलिंग इफेक्ट है, एक वार्मिंग इफेक्ट है। अब देखते हैं कूलिंग और वार्मिंग ये कर कैसे रहा है। इसका कूलिंग इफेक्ट कैसे है कि ये रिफ्लेक्ट करता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन को बैक टू स्पेस, जैसे ये क्लाउड है, ठीक है। अब यहाँ पे सन से जो भी रेज आ रही है, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये आने से पहले ही रिफ्लेक्ट कर दे रही है। ये हमने देखा कि क्लाउड भी रिफ्लेक्ट करती है, तो कूलिंग इफेक्ट हुआ। अब वार्मिंग इफेक्ट कैसे होगा कि वार्मिंग इफेक्ट ऐसे है कि ये ट्रैप भी करती है आउट गोइंग। जब लॉन्ग वेव रेडिएशन सन जो है नीचे से क्या होती है, अर्थ से रेडिएट बैक हो रही होती है, तो ये क्लाउड क्या करती है, यहाँ से कुछ को ट्रैप कर लेती है और ब्लैंकेट की तरह एक्ट करती है। तो इसीलिए इसका डुअल इफेक्ट है। क्या है? डुअल इम्पैक्ट है। देन अगर हम टाइप्स ऑफ क्लाउड देखें कि क्लाउड्स होते कितने तरह के हैं, तो सीरस, ठीक है, सीरस जो है ये इसका अपीयरेंस अगर देखें तो थिन है, फेदर लाइक है और विस्पी है, ठीक है। ये कैसे होते हैं? फेदर लाइक, ठीक है, सीरस क्लाउड। हाई क्लाउड्स होते हैं सीरस क्लाउड, तो ये हम देख सकते हैं ये किस टाइप से? फेदर लाइक क्लाउड है। ये कैसे क्लाउड है? फेदर लाइक क्लाउड है, थिन क्लाउड है, और ये काफ़ी थिन है। ये क्या देख रहे हैं हम? सीरस क्लाउड, जितना भी सीरो लिखा हुआ है ये सीरो क्या है? थिन है, ठीक है। तो और ये सीरस क्लाउड जो है हाई क्लाउड्स है, ठीक है, हमने देखा ये थिन है, ठीक है, और फेदर लाइक है और हाई क्लाउड्स है। 8000 to 12,000 मीटर में मिलता है, और कंपोजिशन देखें तो आइस क्रिस्टल से बना हुआ है, और ये ऑलवेज वाइट होगा सीरस क्लाउड, ठीक है। देन निम्बस क्लाउड जो है इसका अपीयरेंस देखें तो ये डार्क होगा, थिक होगा और फॉर्मलेस मास है। ये फॉर्मलेस मास है, ये डार्क होगा और थिक होगा। कैसा होगा निम्बस क्लाउड? डार्क और थिक, ठीक है। तो अभी देखते हैं निम्बस क्लाउड कैसा होगा, डार्क और थिक होगा। देन ऑल्टीट्यूड देखें तो ये इंटरमीडिएट टू लो ऑल्टीट्यूड में होगा, क्लोज टू सरफेस होगा। फीचर अगर देखें तो निम्बस क्लाउड क्या करती है? ब्लॉक करती है सनलाइट को और कॉज करती है कंटिन्यूअस रेन, ठीक है। तो निम्बस क्लाउड क्या कर रही है? सनलाइट को ब्लॉक कर रही है और इसके वजह से कंटिन्यूअस रेन हो रहा है। स्पेशल अगर देखें तो क्यूमुलोनिम्बस का जो है क्या है? वर्टिकल ग्रोथ है। ये वर्टिकल ग्रोथ तक जाती है और हाई एल्टीट्यूड तक ये पहुंचती है। तो निम्बस क्या होता है? डार्क होता है, थिक होता है, फॉर्मलेस मास है, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रेटस। तो यहाँ पे क्या है? ये अपीयरेंस इसका एक्सटेंसिव है और यूनिफॉर्म ग्रे लेयर का होता है स्ट्रेटस। और फॉर्मेशन क्यों होता है इसका? ड्यू टू लॉस ऑफ हीट और मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एयर मासेस। तो स्ट्रेटस हमने देखा था जब हम जो है फ्रंट भी पढ़ रहे थे, और पहले भी हमने पढ़ा कि स्ट्रेटस क्लाउड जो है कब बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जब डिफरेंट एयर मास जो है मिक्स होगा तो स्ट्रेटस क्लाउड जो है बनेगा,
ठीक है, कैसा क्लाउड बनेगा, स्ट्रेटस क्लाउड बनेगा। तो ये जैसे कि हम देख रहे हैं क्या है, स्ट्रेटस है, तो कुछ इस टाइप से है, लग रहा है कि कुछ जो है लेयर्स में बना हुआ है। ठीक है, स्ट्रेटस हम जैसे भी देख रहे हैं तो लेयर्स आ रहा है। ठीक है, तो लेयर आ रहा है, दैट मीन्स स्ट्रेटस। तो ये बना है क्योंकि हीट, लॉस ऑफ हीट हुआ है और डिफरेंट टाइप का एयर मास जो है मिले हैं। तो ये स्ट्रेटस क्या है, लो लेवल क्लाउड है, और ऑफन ये जो है क्या लेकर के आते हैं, लाइट ड्रिजल लेकर के आते हैं। देन क्यूमुलस देखें तो ये पफी और कॉटन और ऊल लाइक विथ फ्लैट बेस। तो ये कैसा होता है, पफी होता है, कॉटन की तरह, रुई की तरह दिखता है, ये पफी फुला हुआ टाइप से, वूल टाइप से, तो इसको हम क्यूमुलस कहते हैं, क्यूमुलस। ठीक है, क्यूमुलस। और ये कैसे बनता है, कन्वेक्शन से बनता है, वार्म एयर राइज करके क्यूमुलस क्लाउड जो है बनाती है। कौन सा क्लाउड बनाती है, क्यूमुलस क्लाउड बनाती है। यूजुअली इंडिकेट फेयर वेदर बट कैन ग्रो इनटू क्यूमुलोनिम्बस। तो जो है रेन बियरिंग क्लाउड क्या है, कौन सा है, तो ऐसे अगर सिर्फ क्यूमुलस बना हुआ है, पफी कॉटन लाइक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेयर वेदर रहेगा। लेकिन जब ये ग्रो हो जाएगी धीरे धीरे क्यूमुलोनिम्बस में, तब जा करके क्या होगा, रेनफॉल ज़्यादा ये करेगी। ठीक है, ये हमने देखा कि क्लाउड्स के बारे में कि किस किस टाइप का क्लाउड हो सकता है, टाइप्स ऑफ क्लाउड, सीरस, और ये निम्बस क्लाउड है जो कि डार्क होगा, थिक होगा, फॉर्मलेस होगा, और इंटरमीडिएट टू लो ये क्लोज सरफेस पे होगा। तो अब एक बार देखते हैं, तो हम यहाँ 12 किलोमीटर के हाइट में यहाँ ऊपर तक क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे सीरस क्लाउड है। ठीक है, चाहे सीरो क्यूमुलस है, सीरो स्ट्रेटस है, सीरस क्लाउड है। मिडल में अगर देखें तो 6 किलोमीटर में, ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्यूमुलस है, ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो स्ट्रेटस, ये मिडिल क्लाउड है। ठीक है, ऑल्टो लगा हुआ है इसमें, ऑल्टो स्ट्रेटस, ऑल्टो जो है क्यूमुलस, ये सब क्या है, मिडिल क्लाउड है। देन लो क्लाउड अगर हम देखें तो निम्बो स्ट्रेटस, ठीक है, स्ट्रेटो क्यूमुलस, ठीक है, ये सब क्या है, लो क्लाउड है। ठीक है, क्यूमुलस ऑफ फेयर वेदर, तो जो क्यूमुलस है ये क्या है, फेयर वेदर, मतलब इसमें निम्बस नहीं है, सिर्फ क्यूमुलस है। तो यहाँ पे क्यूमुलस है तो फिर फेयर वेदर होगा, और ये क्यूमुलो निम्बस हो गया। ठीक है, ये क्या है, क्यूमुलो निम्बस हो गया। तो क्यूमुलो निम्बस होगा तो वहाँ पे बारिश होगी। ठीक है, तो मिडिल क्लाउड में ऑल्टो स्ट्रेटस, ऑल्टो क्यूमुलस, और सीरस जो है क्या है, हाई क्लाउड है, कंपोज्ड ऑफ आइस क्रिस्टल से बना होगा सीरस, और लिट अप लॉन्ग बिफोर अदर क्लाउड एंड फेड आउट मच लेटर। ठीक है, तो इसके बारे में क्या देख रहे हैं हम कि ये आइस क्रिस्टल से बना होगा, सीरो स्ट्रेटस, सीरो क्यूमुलस। देन अगर लो क्लाउड्स देखें तो स्ट्रेटस, सिर्फ स्ट्रेटस है, लो क्लाउड है, क्यूमुलस है, लो क्लाउड है, निम्बो स्ट्रेटस भी लो क्लाउड है। ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस लो क्लाउड है, स्ट्रेटो क्यूमुलस ये सारा जो है लो क्लाउड है। ठीक है, स्ट्रेटस क्या करेगा, रे क्लाउड लेयर विथ यूनिफॉर्म बेस, तो यहाँ लेयर, स्ट्रेटस होगा तो लेयर होगा, क्यूमुलस जो है डिटैच्ड, जनरली जो है क्यूमुलस जो है डेंस क्लाउड होगा, और निम्बो स्ट्रेटस में जहाँ पे जो है निम्बस आ गया तो वहाँ पे रेन क्लाउड हो जाएगा, क्यूमुलो निम्बस हो गया तो थंडर स्टॉर्म। अब अगर इसमें निम्बो स्ट्रेटस था तो रेन क्लाउड है, और जैसे क्यूमुलो निम्बस हो गया तो अब ये थंडर स्टॉर्म और क्लाउड, ये सबसे ज़्यादा जो है क्या करता है, रेन करता है। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ों को देखी। तो अब अगर हम लो क्लाउड देखें तो लो क्लाउड की कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, ये सारा जो स्ट्रेटस अगर देखें तो लेयर में होगा क्यूमुलस, देन मिडिल क्लाउड, ठीक है, देन हाई क्लाउड्स। सो ऑलरेडी हमने देख लिया कितने तरह का क्लाउड है। ठीक है, याद रखना हमेशा सीरस हाई क्लाउड है, ऑल्टो वाला मिडिल क्लाउड है, और जो है निम्बस ये सब कुछ क्या है, लो क्लाउड है, स्ट्रेटो निम्बस ये वाला एक बार फिर से देख लेते हैं। हाई क्लाउड जो है क्या है, सीरस, सीरो स्ट्रेटस, सीरो क्यूमुलस जो कि आइस क्रिस्टल से बना है, थिन है, विस्पी है, और मिडिल क्लाउड जो है ऑल्टो स्ट्रेटस, ऑल्टो क्यूमुलस, लो क्लाउड जो है स्ट्रेटो जो है क्यूमुलस, निम्बो स्ट्रेटस, ये सब लो क्लाउड है, ऑल्टो वाला मिडिल है, और सीरस जितना में आ गया वो हाई है, बाद बाकी हम सबको लो क्लाउड में रख सकते हैं, ऑल्टो मिडिल, एंड देन जो सीरस वाला है जो भी सीरो सीरस देख लो हाई क्लाउड हो गया, और जो लो क्लाउड होगा फिर मिडिल वाला और हाई वाला छोड़ के सब जो है लो क्लाउड होगा। ठीक है,
और क्लाउड ऐसा कौन सा क्लाउड है जिसका कि वर्टिकल डेवलपमेंट होता है, तो क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस का वर्टिकल डेवलपमेंट होता है। ये टावरिंग क्लाउड्स है जिसके वजह से हैवी शावर, थंडर स्टेम और हेल हमें देखने के लिए मिलता है। ये क्यूमुलोनिम्बस है, ठीक है। ये क्या करता है, इस तरीके से हैवी ये जो है हो जाता है, ठीक है। जो ये क्यूमुलस क्लाउड है जो कि कपास टाइप का होता है, ठीक है, कॉटन टाइप का होता है, कॉटन लाइक, हिंदी में आप देखेंगे तो कपासी जो है लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का जब इसमें निम्बस जुड़ जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है रेनफॉल करेंगे। देन कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्लाउड्स हैं उसको भी देखते हैं। लेंटिकुलर क्लाउड्स, तो ये कैसा क्लाउड होगा, लेंस और सॉसर लाइक होगा, ठीक है, वेल डिफाइंड एज होगा। ये कैसे बनता है, वेवी एयर फ्लो ओवर माउंटेन्स और कोई ऑब्स्टेकल की वजह से बनता है। वेव डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे एडियाबेटिक कूलिंग होता है, देन कंडेंसेशन होकर एवापोरेशन जो है, ये सारी चीज़ें होती है इसमें। और ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि एयर टर्बुलेंस, ठीक है, जो कि पता चलेगा। और ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, पायलट्स के लिए, ताकि उनको पता चल जाएगा कि एयर में टर्बुलेंस हो रहा है, होने वाला है। देन पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, तो ये हम देख रहे हैं बहुत ही जो है एल्टीट्यूड में ये होगा 15 to 25,000 मीटर में। पोलर स्ट्रेटोस्फेयर में हमने ऑलरेडी देखा पीएससी के बारे में, ठीक है। ये विंटर में होता है। इसका अपीयरेंस अगर देखें तो ये कैसा होगा, इडिसेंट होगा, मदर ऑफ पर्ल लाइक उसका लुक होगा, ठीक है। कंपोजिशन देखें तो आइस क्रिस्टल और लिक्विड ड्रॉपलेट इसमें होगा। देन नॉक्टिलुसेंट जो है क्लाउड्स एक होता है, ये 80 to 90 किलोमीटर मीजोस्फेयर में होता है। याद रखना है कि 80 to 90 किलोमीटर हाईएस्ट क्लाउड तो यही है, नॉक्टिलुसेंट क्लाउड, क्योंकि ये कहाँ बन रहा है, मीजोस्फेयर में बन रहा है। ये सिर्फ नाइट में बनेगा, इसीलिए नॉक्टी वर्ड यूज है यहाँ पे। और इल्यूमिनेटेड बाय स्कैटर्ड लाइट, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कैसे, स्कैटर्ड लाइट के थ्रू। कंपोजिशन देखें तो टाइनी आइस क्रिस्टल होगा, और इसको नाइट शाइनिंग क्लाउड भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, नाइट शाइनिंग क्लाउड, क्योंकि ये नाइट में शाइन कर रहा है। अब देखते हैं कि क्लाउड का इम्पैक्ट क्या है, क्लाउड कर क्या रहा है हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। जो थिक क्लाउड होता है तो ये क्या करता है, इस बात को ध्यान रखना है, ये भी कंफ्यूज कर देता है। जो थिक क्लाउड होता है, लो क्लाउड होता है, इसका इफेक्ट अगर देखें तो ये कूल करता है अर्थ के सरफेस को। तो थिक क्लाउड और लो क्लाउड क्या करता है, इसका इफेक्ट देखें तो ये अर्थ के सरफेस को कूल करता है। ये रिफ्लेक्ट करता है सोलर रेडिएशन को बैक टू स्पेस। जो थिक वाला होगा, ठीक है, जो थिक वाला होगा वो ठंडा करेगा, ठीक है, वो जो थिक वाला क्लाउड होगा वो ठंडा करेगा, ये बात याद रखना है, ठीक है। देन जो हाई और थिन क्लाउड है तो ये क्या करता है, वार्म करता है अर्थ सरफेस को, इसलिए आपने सुना होगा सीरस क्लाउड थिनिंग। तो क्यों, ये इसलिए क्योंकि ये क्लाउड को थिन, इसलिए सीरस क्लाउड को थिन इसलिए किया गया है क्योंकि ये वार्म कर रहा है अर्थ के सरफेस को। हमने कहा कि जो थिक और लो क्लाउड है ये कूल कर रहा है, लेकिन जो वार्म क्लाउड है तो वो जो हाई क्लाउड है, थिन क्लाउड है, सीरस क्लाउड है, वो क्या कर रहा है, वार्म कर रहा है अर्थ के सरफेस को। ट्रांसमिट सम इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और ये ट्रांसमिट करता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, और ये ट्रैप कर लेता है। जब आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन जा रही होती है, अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो ये जो है हाई क्लाउड्स ही होते हैं जो कि ट्रैप करते हैं, और लो क्लाउड जो है कूल करते हैं अर्थ के सरफेस को। तो हमने देखा कि क्लाउड का बोथ रोल है, वो कूल भी कर रहे हैं और वो वार्म भी कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा अगर कंफ्यूजन हो तो याद रखना है कि सीरस क्लाउड थिनिंग हमने पढ़ा है। तो सीरस क्लाउड थिनिंग को, आखिर उस क्लाउड को पतला किया क्यों जा रहा है, ताकि वो कम से कम ट्रैप करे, ठीक है। अब देखते हैं रेनफॉल क्या है। तो रेनफॉल का मतलब क्या है, तो ये सब जो है डिफरेंट टाइप का प्रेसिपिटेशन ही है, प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है रेनफॉल। तो लिक्विड वाटर जो है ये क्या होगा, क्या बनाएगा, लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट, और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। बारिश ही तो देखते हैं, लिक्विड वाटर आ रहा है। स्नोफॉल कहाँ पे होगा, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, टेम्परेचर कम होगा, 0 डिग्री से भी कम होगा या 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वहाँ पे स्नोफॉल होगा, और ये क्या बनाएंगे, फाइन स्नोफ्लेक्स। देन स्लीट अगर देखें तो ये जो है कैसे बनता है, ठीक है, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स और रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर। तो स्लीट क्या है, ये कब होगा, जब वार्म एयर जो का लेयर अबव होगा और कोल्ड सब फ्रीजिंग लेयर नियर द ग्राउंड। तो नियर द ग्राउंड जो है क्या है, सब फ्रीजिंग लेयर है, और उससे ऊपर जो है वार्म एयर का लेयर है, वार्म एयर यहाँ है, और ये जो है कोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रोजन रेन ड्रॉप्स गिरेगा, ठीक है, क्या गिरेगा, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स गिरेगा, और रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो गिरेगा। तो इसको हम लोग स्लीट कहेंगे, क्या कहेंगे,
स्लीट, ठीक है। तो फ्रोजन रेन ड्रॉप जो होगा, जमा हुआ रेन का ड्रॉप, उसी को तो हम स्लीट कहेंगे, या रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो होगा। ये होता वही है जहाँ पे कि क्या हो गया कि कोल्ड फ्रीजिंग लेयर जो है ग्राउंड के पास, ये कोल्ड लेयर है और ऊपर ही वार्म है उससे ज़्यादा, तो तब जो है स्लीट गिरेगा, ठीक है। तो स्लीट, तो हम देख सकते हैं प्रेसिपिटेशन का कितना सारा फॉर्म है, रेन है, स्नो है, स्लीट है, हेल है और ग्रेपल ये भी है, ठीक है। तो रेन सबसे कॉमन है, स्नो भी हम देखते हैं, देन स्लीट भी होता है, हेल भी होता है और ग्रेपल भी होता है। अब देखते हैं रेनफॉल के बारे में कि कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है। तो ये कन्वेक्शनल रेनफॉल किसके वजह से होता है? तो कन्वेक्शनल का मतलब है जो नॉर्मल हम पढ़ते आ रहे हैं इतने देर से कि वार्म एयर राइज करेगी कन्वेक्शन करंट की वजह से, और एयर जो है एक्सपेंड करेगा, ऊपर जाएगा, कूल होगा, कंडेंस होगा, क्यूमुलस क्लाउड बनेगा और रेनफॉल होगा। तो टाइम क्या है? कॉमन समर में होगा या फिर जब गर्मी होगी, हॉट आवर्स होगा दिन का, तब होगा। रीज़न, प्रोमिनेंट रेनफॉल, अगर कन्वेक्शनल रेनफॉल सबसे ज़्यादा कहीं होता है तो दैट इज़ इक्वेटोरियल रीजन। और ये कहाँ पाया जाता है? इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे गर्मी होगी, वार्म एयर राइज करेगा कन्वेक्शन करंट की वजह से, तो ये कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। फीचर अगर देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है, थंडर होता है, लाइटनिंग होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का रेनफॉल होगा लेकिन इंटेंस होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये अगर हम देखें तो सन हीट्स द लैंड एंड एयर अबव, फिर वार्म एयर राइज करेगा, ठीक है, वार्म एयर राइज करके कूल होगा, कंडेंस होगा, क्लाउड बनाएगा और फिर रेन होगा, तो दैट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। अब देखते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है, ठीक है। रिलीफ रेनफॉल, ओरोग्राफिक, ओरो मीन्स माउंटेन, रिलीफ रेनफॉल होता है। क्यों होता है? मॉइस्ट एयर हिट्स अ माउंटेन बैरियर एंड फोर्स टू राइज। होता क्या है कि प्रोसेस अगर हम देखें, जैसे कि ये माउंटेन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मॉइस्ट एयर जो है अभी फोर्सफुली, अब इसको जो है क्योंकि माउंटेन का स्लोप इधर है तो अब इसको जाना पड़ा, अब ये यहाँ पे कैसे जाएगी, यहाँ तो माउंटेन है, तो फिर मॉइस्ट एयर जो है राइज करती है, फिर जैसे ही राइज करती है यहाँ तक तो एयर क्या होता है? कूल्स डाउन, ठीक है, ठंडा हो जाता है। जैसे ही राइज करती है तो एयर ठंडा हो जाता है, अब एयर ठंडा हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है, इसी साइड में पूरा का पूरा रेनफॉल हो जाता है। उसके बाद ये वाला रीज़न क्या होता है? अब यहाँ पे जो भी एयर है, अब इसके पास मॉइस्चर तो रहा नहीं कि अब इस साइड बारिश करेगी, तो इस वाले साइड को हम विंडवर्ड साइड कहते हैं, कोल्ड और वेट कंडीशन, इसीलिए हमेशा इस साइड में माउंटेन की बहुत ज़्यादा बारिश होगी, क्योंकि यहाँ से ये मॉइस्चर लेकर जा रही है और यहाँ सारा बारिश हो जा रहा है। देन रेन शेडो रीजन जो है लीवर्ड साइड, क्या होगा? अब यहाँ पे तो मॉइस्चर है नहीं कि अब इधर बारिश करेगी, तो एयर वार्म्स अप एज इट डिसेंड्स, उसके बाद फिर एयर जो है नीचे की तरफ आएगा, लीवर्ड साइड में वार्म ड्राई कंडीशन होगा और बारिश नहीं होगी। तो हमने ऑलरेडी ओरोग्राफिक रेनफॉल को समझ लिया। अब इसको देख लेते हैं कि जो मॉइस्ट एयर है ये हिट करती है माउंटेन बैरियर को, माउंटेन एक बैरियर की तरह हो जाता है, तो इसके वजह से फिर ये राइज करती है, ठीक है। और राइजिंग एयर क्या करती है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, यहाँ पे अब एक्सपेंशन हो जाता है और कूलिंग हो जाता है, ठीक है। और कूलिंग होने की वजह से कंडेंसेशन होता है, देन प्रेसिपिटेशन होता है, इसी साइड में विंडवर्ड साइड में ही सारा प्रेसिपिटेशन हो जाता है और जो है हैवी रेनफॉल हो जाता है। और लीवर्ड साइड में ये रेन शैडो एरिया बन जाता है, एयर यहाँ पे आकर डिसेंड करती है और हीट हो जाती है फिर एडियाबेटिकली, ठीक है। ड्राई कंडीशन होता है क्योंकि जितना एयर था यहाँ पे जो है लिटिल और नो रेनफॉल होता है, क्योंकि मैक्सिमम रेनफॉल यहीं पे हो जाता है जितना भी एयर होल्ड कर रही होती है। तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल हो गया, मीन्स माउंटेन से रिलेटेड। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए विंडवर्ड साइड का और लीवर्ड साइड का, ठीक है। देन साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल, जो कि हमने ऑलरेडी साइक्लोन में पढ़ा कि कैसे बारिश होती है। ये होता है जब फॉर्मेशन होता है साइक्लोन का, ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो है साइक्लोन में हमने देखा, तो ये फ्रंटल रेनफॉल होता है। एसोसिएटेड विथ, हमने कैसे देखा कि फ्रंट के साथ क्या होता है, जब वार्म एयर मीट करती है कोल्ड एयर से, वार्म एयर राइज करती है ओवर द कोल्ड वन, उसके बाद जो है राइज करती है वार्म मॉइस्ट एयर, तो उसका कूलिंग होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, वाइड स्प्रेड और मॉडरेट टू हैवी तक हो सकता है, कंटिन्यूअस होता रहता है लार्ज एरिया के ऊपर, और ये कॉमन होता है मिड लैटिट्यूड में, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में। और ट्रॉपिकल रीजन में हम देखते हैं कब होता है, ड्यूरिंग मॉनसून और हरिकेन के टाइम
हमने, तो हमने सारा जो है साइक्लोनिक रेनफॉल को भी देख रखा है जब हम साइक्लोन पढ़ रहे थे, तो कि फ्रंट बनेगा, फिर कैसे कैसे जो हैवी रेनफॉल होगा, ठीक है। वार्म एयर जो है एक तरीके से क्या हो जाता है, वार्म एयर फोर्स टू राइज ओवर कोल्ड एयर, तो कि कोल्ड एयर के ऊपर वार्म एयर राइज करती है, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या होता है, कंडेंसेशन अकर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वार्म और कोल्ड एयर। देन हैवी रेनफॉल हम देखते हैं। अब देखते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। वर्ल्ड में रेनफॉल कहाँ कहाँ है, तो रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। क्या हो रहा है, रेनफॉल डिक्रीज कर रहा है इक्वेटर से पोल की तरफ। तो अगर इक्वेटर में ज़्यादा रेनफॉल है तो जैसे पोल की तरफ जा रहे हैं रेनफॉल घट रहा है। इक्वेटोरियल रीजन में हैवी और कंसिस्टेंट रेनफॉल होता है ईयर राउंड, पूरे साल। कोस्टल एरियाज में अगर देखें तो ज़्यादा रेनफॉल होता है इनलैंड एरियाज के कंपेयर में। देन लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन अगर रेनफॉल का देखें तो 35 से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जो है ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा रेनफॉल होता है। कहाँ पे, 35 टू 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ में ईस्टर्न कोस्ट को ज़्यादा रेनफॉल होता है। हमने देखा था ईस्टर्ली विंड जो है, ये ईस्टर्ली विंड की वजह से, ठीक है। और ये जैसे ईस्टर्ली विंड क्या करती है, डिक्रीज होती जाती है वेस्ट की, जैसे ही वेस्ट की तरफ जाते हैं तो ईस्टर्ली विंड डिक्रीज होती जाती है, इसीलिए ईस्टर्न कोस्ट पे जो है ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे होता है। देन 45 टू 65 नॉर्थ साउथ अगर देखें तो वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा रेनफॉल होता है वेस्टर्लीज की वजह से, ठीक है। तो वेस्टर्लीज की वजह से वेस्टर्न कोस्ट में, इसलिए हम क्या देखते हैं 45 टू 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ में क्या देखते हैं कि वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है। और ये डिक्रीज होता है ईस्टवर्ड। देन रेनफॉल रीजन अगर देखें तो वेरी हैवी रेनफॉल जहाँ होता है 200 सेंटीमीटर पर ईयर, तो वो होता है इक्वेटोरियल बेल्ट में। और कोस्टल मॉनसून रीजन में हो जाता है वेस्टर्न घाट में, ठीक है। विंडवर्ड साइड ऑफ कोस्टल माउंटेन, तो कहाँ पे होता है, विंडवर्ड साइड में वेस्टर्न घाट में हो जाता है इक्वेटोरियल बेल्ट में 200 सेंटीमीटर पर ईयर, याद रहे 200। देन मॉडरेट रेनफॉल जो है 100 टू 200 होता है। जोन्स नेक्स्ट टू हैवी रेनफॉल एरिया, जो हैवी रेनफॉल एरिया है उसके बाद जो एरिया आता है वहाँ पे। और कोस्ट में होता है, कोस्ट इन वार्म टेम्परेट जोन में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे 100 टू 200 सेंटीमीटर होता है। देन इनएडिक्वेट रेनफॉल जहाँ 50 टू 100 सेंटीमीटर पर ईयर होता है, ठीक है। ईस्ट कोस्ट इन टेम्परेट जोन, तो टेम्परेट जोन में जो ईस्ट कोस्ट है तो वहाँ पे इनएडिक्वेट रेनफॉल होता है। और इंटीरियर ऑफ द ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट, तो जो ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट का इंटीरियर है अंदर की तरफ, यहाँ पे भी कम रेनफॉल होता है। और उससे भी ज़्यादा जो लो रेनफॉल है तो रेन शैडो एरिया में लो रेनफॉल है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन, एटाकामा डेजर्ट, हम क्या देख रहे हैं, ट्रॉपिकल रीजन का जो वेस्ट वाला कोस्ट होगा, ठीक है। ये अगर ट्रॉपिकल रीजन है और इसका जो वेस्ट वाला कोस्ट है तो ये भी यहाँ पे भी क्या होगा 50 सेंटीमीटर से कम होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ओशियंस और इसके मूवमेंट्स के बारे में। अगर हम ये ओशन वाला जब ख़त्म कर लेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है फिज़िकल ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। और एनसीईआरटी तो कवर मैंने किया ही है, साथ में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कुछ डायग्राम्स, कुछ चीज़ें, इमेजेस या और एक्स्ट्रा या पीवाईक्यू से, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें इसमें और एक्स्ट्रा भी इंक्लूडेड है जो कि ज़रूरी है, ठीक है। तो ओशन और इट्स मूवमेंट देख लेते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर के बारे में देख लेते हैं कि हाइड्रोस्फीयर वाटर जो है कितना कवर कर रहा है, 71% अर्थ का सरफेस जो है वाटर है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर कवर कर रहा है। और लिथोस्फीयर जो है लैंड कितना कवर करता है, 29% लैंड है और 71% क्या है, वाटर है, ठीक है। 97% ऑफ अर्थ वाटर इज इन ओशन। अब उसमें से भी जो 71% जो अर्थ का सरफेस में वाटर ही है, तो 97% तो सलाइन ही है, ठीक है। और सिर्फ 3% ही है जो फ्रेश वाटर है, जो कि ग्लेशियर्स में है, आइस कैप्स में है और ग्राउंड वाटर में है, ठीक है। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं अर्थ पे, ये पूछा भी जाता है इसलिए पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो सबसे ज़्यादा तो ओशन में है, जो कि क्या है, सॉल्टी वाटर है, ये फ्रेश वाटर नहीं है, सलाइन है, ठीक है। तो 97% जो है ओशियन में सॉल्ट वाटर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो आइस कैप और ग्लेशियर्स में, आइस कैप और ग्लेशियर्स में जो है 2% है, ठीक है। देन आइस कैप्स के बाद ग्राउंड वाटर आता है जिसमें 0.68% है। तो याद रखना है, सबसे पहले तो ओशियन में है लेकिन वो फ्रेश नहीं है, तो उसके बाद आइस कैप्स और ग्लेशियर में, देन ग्राउंड वाटर में, देन लेक्स में,
देन सॉइल मॉइस्चर में, देन एटमॉस्फेयर में, देन स्ट्रीम्स और रिवर में। ऐसा नहीं कि हम स्ट्रीम और रिवर को फ्लो होते हुए देख रहे हैं तो स्ट्रीम और रिवर सबसे ज़्यादा वाटर कैरी कर रही है, नहीं। देन बायोस्फीयर में। तो इसको कैसे याद रखना है कि आइस कैप्स और ग्लेशियर, देन जो है ग्राउंड वाटर में हो रहा है, ठीक है। तो ओशियन, देन आइस कैप्स और ग्लेशियर, देन ग्राउंड वाटर, देन लेक्स में हो रहा है, देन सॉइल मॉइस्चर में हो रहा है, देन जो है अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर में फिर, ठीक है, देन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में, देन बायोस्फेयर्स में, ठीक है। तो इसको आप निमोनिक बना के भी याद रख सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ अच्छा, अगर निमोनिक आपको आ भी रहा हो या आपने बनाया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे याद रखा जा सकता है, ठीक है। तो या तो फिर ऐसे याद रख सकते हैं OIG, ठीक है, LSASB, ठीक है, OIG LSASB। OIG से ओशियन हो गया, देन आइस कैप और ग्लेशियर्स हो गया, फिर G से क्या हो गया, ग्राउंड वाटर, ठीक है, क्या हो गया, ग्राउंड वाटर। LSA से लेक्स, L से लेक्स, S से सॉइल मॉइस्चर और A से एटमॉस्फेयर, ठीक है। OIG LSA, देन SB स्ट्रीम एंड रिवर्स, देन बायोस्फेयर। अगर आपके पास कुछ बेटर है तो आप बता सकते हैं। मैंने जस्ट ऐसे ही इसको जो है कहीं से देखा भी नहीं है, मैं अपने साइड से बता रही हूँ। तो आपके पास कुछ बेटर है तो आप यू कैन डेफिनेटली टेल इन द कमेंट बॉक्स कि कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ नहीं है तो OIG LSASB। तो ओशियन, आइस कैप्स और ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर्स, लेक, सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, स्ट्रीम्स एंड रिवर, देन बायोस्फेयर। अब देखते हैं ओशियनिक हॉरिजॉन्टल जोन्स। तो ओशियन में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल जोन्स है, ठीक है, तो उसको देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो आता है इंटरटाइडल जोन, ठीक है। तो ये एरिया बिटवीन हाई एंड लो टाइड, तो जो एरिया है हाई और लो टाइड के बीच में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरटाइडल जोन कहते हैं, ठीक है। शोर लाइन एक्सपोज्ड एट लो टाइड। तो लो टाइड में हम क्या देखते हैं, शोर लाइन जो है एक्सपोज हो जाता है पूरा। जब टाइड कम होता है तो वाटर लेवल जो है क्या हो जाता है, नीचे चली जाता है। तो फिर क्या होता है, हाँ, शोर लाइन जो है एक्सपोज हो जाता है और ये सबमर्ज हो जाता है अगर वाटर लेवल हाई टाइड आया तो। अगर हाई टाइड होगा तो सबमर्ज होगा, लो टाइड होगा तो शोर लाइन एक्सपोज होगा। जियोलॉजी अगर देखें तो रॉकी शोर हो सकता है, सैंडी बीचेस हो सकता है, मड फ्लैट्स हो सकता है, ठीक है। बायोलॉजी देखें तो यहाँ क्या क्या मिल सकता है, तो मोलस्कस, क्रस्टेशियन, सी वीड मिल सकता है जो कि एडेप्टेड है बोथ लैंड एंड वाटर में। तो हम क्या देखते हैं, जो भी बीच के पास देखते हैं हम इंटरटाइडल जोन, हाई टाइड और लो टाइड के बीच का एरिया है। कभी हाई टाइड होगा तो शोर लाइन क्या होगा, सबमर्ज हो जाएगा, लो टाइड होगा तो शोर लाइन दिखेगा। देन नेरेटिक जोन, तो ये कहाँ है, फ्रॉम लो टाइड मार्क टू कॉन्टिनेंटल सेल्फ तक ये नेरेटिक, यहाँ से लो टाइड अगर खत्म हुआ देन कॉन्टिनेंटल सेल्फ के एज तक जाता है। यहाँ पे सेलो वाटर है, कोरल रीफ्स है, सबमर्ज्ड आइलैंड यहाँ पे मिलेगा। बायोलॉजी देखें तो हाई डाइवर्सिटी होगा, रिच न्यूट्रिएंट्स होगा और फिशेस यहाँ पे होगा। देन ओशियनिक जोन अगर देखें तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बियॉन्ड, सेल्फ जैसे खत्म हो गया उसके बियॉन्ड, कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बियॉन्ड डीप ओशियन वाटर है ये। जियोलॉजी देखें तो ओशियन बेसिन, ट्रेंचेस, मिड ओशियनिक रिजेस, ये सब कुछ होगा। बायोलॉजी देखें तो यहाँ पे डेप्थ बेस मराइन लाइफ होगा और ये एडेप्टेड है कैसे, ये अगर इतने डीप में कैसे रह सकते हैं, अगर ये लो लाइट में रह सकते हैं तभी रह सकते हैं, अगर हाई प्रेशर में रह सकते हैं तभी रह सकते हैं, क्योंकि अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है होता है। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है यहीं तक आता है। ये वाला जो है इंटरटाइडल है, ये अगर हम अभी क्या देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं ना, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड इंटरटाइडल जोन, ये जोन इंटरटाइडल जोन हो गया। देन यहाँ से फिर ये वाला पोर्शन जो है ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ आता है। फिर हम यहाँ देखते हैं स्लोप, तो इंटरटाइडल जोन के बाद क्या आया, कॉन्टिनेंटल सेल्फ आया, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप आया, ठीक है। फिर यहाँ से कॉन्टिनेंटल राइज है ये, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल राइज है। यहाँ हम देखते हैं ओशियन बेसिन और एबैसल प्लेन, ठीक है। तो जो ये जो डेप्थ है ना, तो ये जो है ओशियन के नीचे ये डेप्थ जो है हमारे माउंट एवरेस्ट से भी बहुत ज़्यादा है। सपोज अगर आप माउंट एवरेस्ट को ऐसे उल्टा कर दें तो ये डेप्थ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट का कितना है, 8,848 मीटर है, प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो 10,898 मीटर है, ठीक है। डेप्थ जेम्स कैमरोन, सो ये इपीप्लाजिक जोन है या सनलाइट जोन है, और ये क्या है, मीजोप्लाजिक जोन है या ट्वाइलाइट जोन है, ठीक है। और ये प्लाजिक जोन है,
ठीक है। तो ये सारा जो है क्या है, ये मिडनाइट जोन या प्लेजिक जोन है। तो ये कुछ हमने जो है इन्वायरमेंट में भी देखा हुआ है कुछ चीज़ें, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये इंटरटाइडल जोन, ठीक है, देन यहाँ तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और फिर इधर आ जाता है ओशियनिक जोन। फिर ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओशियनिक जोन पूरा। देन ओशियनिक वर्टिकल जोन हमने देख लिया। तो उसमें जो है अगर हम अब और थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के देखें तो इपीप्लेजिक जोन, नहीं सॉरी, हमने हॉरिजॉन्टल जोन देखा, अब हम वर्टिकल जोन देख लेते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली देख लिया, अब वर्टिकली क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो इपीप्लेजिक जोन है, ठीक है। वर्टिकली सबसे पहले यहाँ पे इपीप्लेजिक जोन है या सनलाइट जोन है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, सनलाइट जोन है, ठीक है। देन अगर इसका डेप्थ देखें तो 0 to 200 मीटर तक है। अगर हम अब वर्टिकली आ रहे हैं तो इपीप्लेजिक जोन या सनलाइट जोन 0 to 200, यहाँ पे सनलाइट जो है एबंडेंस मिलता है तो फोटोसिंथेसिस जो है प्रॉपरली हो पाता है, और यहाँ पे अपवेलिंग करंट भी होता है अंडर वाटर माउंटेन्स और कॉन्टिनेंटल स्लोप्स वगैरह। देन जो है बायोलॉजी अगर देखें तो प्लैंकटन, फिश, डॉल्फिन्स, वेल्स देखने के लिए मिलेगा। देन मीजोप्लेजिक जोन जो है ट्वेलाइट जोन है, और ये 200 से 100 मीटर तक जो है होगा। कहाँ तक होगा, तो ये वाला है मीजोप्लेजिक, तो 200 से 100 मीटर तक ये हो रहा है, ठीक है, वर्टिकल अगर हम देखें तो। देन यहाँ पे लो लाइट है और नो फोटोसिंथेसिस है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, मतलब क्या, सिर्फ इतने ही पोर्शन तक लाइट आ पा रहा है और फोटोसिंथेसिस, बाद बाकी पूरा का पूरा, और इतना एरिया तो डीप में ही है, जो कि हमने देखा कि हमारे माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, 8408, और ट्रेंचेस अगर हम देखें तो कितना ज़्यादा है, ये 10,000 अप्रॉक्स 11,000 है, ठीक है। तो अगर माउंट एवरेस्ट को पूरा अगर हम उल्टा कर दें तो सबमर्ज ही हो जाएगा इसमें पूरा, ये इतना डेप्थ तक है। तो ये हम देख रहे हैं कि सिर्फ थोड़ा सा ही पोर्शन है जिसमें सनलाइट पॉसिबल है, जा पा रहा है, ट्वाइलाइट जोन तक में भी नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे जो बेथीप्लेजिक और मिडनाइट जोन है यहाँ पे तो क्या ही जाएगा, ठीक है। देन जियोलॉजी अगर देखें तो स्लोप्स और रीजेज हैं यहाँ पे, और बायोलॉजी क्या क्या है यहाँ, बायोलुमिनिसेंट ऑर्गेनिज्म, स्क्वायर्स, लैटर्न फिश है। देन जो बेथीप्लेजिक जोन है या मिडनाइट जोन है 1000 से 4000 मीटर, ठीक है, ये देख सकते हैं आप 1000 से लेकर के ये जो 4000 वाला मीटर है, तो ये क्या है, ये प्लेजिक जोन है, बेथीप्लेजिक जोन, ठीक है। और यहाँ पे नियर फ्रीजिंग टेम्परेचर है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जियोलॉजी अगर देखें तो ट्रेंचेस और एबाइसल प्लेन यहाँ पे है, जाइंट स्क्विड्स और डीप सी फिश जो होंगे वही होंगे। देन एबिसोप्लेजिक जोन जो है या एबाइसल जोन, ये 4000 से 6000 मीटर में है, ये काफ़ी कोल्ड, डार्क और इमेंस प्रेशर यहाँ पे है। जियोलॉजी देखें तो एबाइसल प्लेन, ओशनिक रीज, ये सब कुछ, या कुछ अगर स्पेशल वार्म, स्पेशलाइज्ड वार्म या क्रस्टेशियंस है तो वो हो सकता है। तो एबाइसोप्लेजिक जोन के बाद क्या है, फिर यहाँ पे हेडल प्लेजिक जोन है, ठीक है। हेडल जोन, ये डेप्थ अगर देखें तो 6000 मीटर के बियॉन्ड है, और ये डीप ओशियन ट्रेंचेस में जो है मिलता है। जियोलॉजी देखें तो ट्रेंचेस, हाइड्रोथर्मल वेंट, तो अब ट्रेंचेस के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट क्यों होगा, क्योंकि अब इतने डीप तक हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि मेंटल में क्या होता है, कन्वेक्शन करंट होता है, तो यहाँ पे इसीलिए थोड़ा सा हाइड्रोथर्मल वेंट वगैरह मिल जाता है। और एक्सट्रीमोफाइल्स जो होते हैं, जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, तो जो या एक्सट्रीम जो भी एरिया है, इवेंट है, कंडीशन है, उसमें रह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ होगा तो एक्सट्रीमोफाइल्स ही होंगे, ठीक है, जैसे कि डीप ड्वेलिंग स्कैवेंजर्स वगैरह, या कुछ यहाँ पे होंगे तो होंगे, ठीक है। सो हमने पूरा का पूरा यहाँ पे देखा कि कौन कौन से किस टाइप के हो सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा दैट इज जो है इपीप्लेजिक जोन, देन मीजोप्लेजिक जोन, देन बेथैलोप्लेजिक जोन, देन एबेसैलोप्लेजिक एबेसल जोन, देन हेडेलोप्लेजिक जोन, ठीक है, ट्रेंचेस वगैरह में। तो ये हम देख रहे हैं वर्टिकल जोन, और हमने हॉरिजॉन्टल जोन भी देखा। अब रिलीफ देख लेते हैं, रिलीफ ऑफ द ओशियन फ्लोर की, ओशियन फ्लोर में जो है कौन कौन सा रिलीफ है, ठीक है। नेक्स्ट, तो मेजर ओशियन रिलीफ अगर देखें तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो इसका क्या डेफिनेशन है, सी वर्ड एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंट फ्रॉम शोर लाइन टू कॉन्टिनेंटल एज, जो कि बेसिकली 100 से 200 मीटर तक होता है। मतलब क्या हो रहा है कि जो कॉन्टिनेंट है उसका सी शोर लाइन से लेकर कॉन्टिनेंटल एज तक जो है कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। हमने यहाँ पे देखा कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है यहाँ तक आ रहा है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे शोर लाइन से लेकर के कॉन्टिनेंटल एज तक है,
की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये शैलोवेस्ट पार्ट है ओशियन का। अगर जनरली देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 7.5% ऑफ टोटल ओशन एरिया है। एवरेज डेप्थ अगर देखें तो 80 किलोमीटर तक जाता है। और जेंटल ग्रेडियंट अगर देखें तो ये 1% या उससे कम जो है ग्रेडियंट होता है। और ये एंड होता है कहाँ पे, एंड्स एट ए स्टीप स्लोप कॉल्ड शेल्फ ब्रेक। तो यहाँ तक सेल्फ है और जैसे ये स्टीप स्लोप स्टार्ट हो जाएगा तो इस सेल्फ ब्रेक पे ये क्या होगा, एंड हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो वाइडेस्ट अगर कहीं पे है तो साइबेरियन शेल्फ है। आर्कटिक ओशन में ये लार्जेस्ट है उस वर्ल्ड में। तो साइबेरियन शेल्फ जो है आर्कटिक ओशन में ये क्या है, लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। और नैरो और एब्सेंट अगर देखें तो अलोंग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन, तो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन के पास ये नैरो है या एब्सेंट है। जैसे कि चिले और वेस्ट सुमत्रा, इन सारे जगह में देखें कि ये एब्सेंट भी हो सकता है या नैरो भी हो सकता है। देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो यहाँ पे रिच सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स मिल सकता है, फॉसिल फ्यूल्स टाइप का, ऑयल और नेचुरल गैस, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स लाइक ऑयल और नेचुरल गैस। सो अगर हम ये देखें कि ये बना कैसे है तो टिल्टिंग ऑफ लैंड की वजह से, लैंड टिल्ट है इसलिए, मराइन इरोजन की वजह से, सबमर्जेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जिन, अगर कॉन्टिनेंटल मार्जिन सबमर्ज करता जा रहा है, ठीक है। देन रिलेटिव अगर सी लेवल ज़्यादा राइज किया हो या सेडिमेंट डिपोजिशन रिवर लाके कर रही हो तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। देन अब हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। इस पिक्चर में हमने देखा कि यहाँ से स्लोप स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक सेल्फ है, देन इस पोर्शन पे ये क्या है, यहाँ तक है कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। ये क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद आता है कॉन्टिनेंटल राइज। तो सेल्फ है, फिर स्लोप है, फिर राइज है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, ये कनेक्ट्स द कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड ओशियन बेसिन। तो ये जो है स्लोप, जो एक तरीके का स्लोप है, यहाँ पे अगर सेल्फ है और ये ओशियन बेसिन है तो इसको कनेक्ट करता है और ये ट्रू एज बनाता है कॉन्टिनेंट्स का। ग्रेडियंट यहाँ ज़्यादा है 2.5 डिग्री तक। और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ सब मेरीन कैनियंस और ट्रेंचेस भी हम देख सकते हैं। देन कॉन्टिनेंटल राइज, और हमने देखा कि नीचे कॉन्टिनेंटल राइज है, ये कहाँ लाई करता है, बिटवीन कॉन्टिनेंटल स्लोप और अबाइसल प्लेन। तो जो अब यहाँ पे अबाइसल प्लेन लाइक सिचुएशन आ जाएगा तो ये वाला पोर्शन राइज है, ठीक है। और ये क्यों बना है, सेडिमेंट डिपोजिशन जो भी रिवर स्ट्रीम्स के द्वारा हुआ है या अंडर वाटर लैंडस्लाइड कुछ भी। तो यहाँ पे स्लोप जो है 1.50 के 1:50 to 1:500, ठीक है। कितना होगा इसका जेंटल स्लोप, 1:50 to 1:500 इसका जेंटल स्लोप होगा। और ये थिक सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल मटेरियल से बना हुआ है। देन डीप सी प्लेन और अबाइसल प्लेन, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, डीप सी प्लेन और अबाइसल प्लेन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये लैंड है और ये यहाँ तक कॉन्टिनेंटल सेल्फ है और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लोप है और इस पोर्शन पे कॉन्टिनेंटल राइज है। और यहाँ पे जब प्लेन टाइप का सिचुएशन आ गया सी के अंदर, दैट इज अबाइसल प्लेन, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं अबाइसल प्लेन के बारे में, ठीक है। सो ये जेंटली स्लोपिंग एरियाज है डीप ओशन बेसिन में। कहाँ पे डेप्थ अगर देखें तो 3000 to 6000 मीटर पे। और ये कवर करता है नियरली 40% ओशन फ्लोर जो है अबाइसल प्लेन है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट क्ले और सिल्ट मिलेगा और टेरिजीनियस और शैलो वाटर सेडिमेंट जो है इसके अंदर जो है बरी है। तो बेसिकली हम क्या देखेंगे डीप सी प्लेन और अबाइसल प्लेन में कि ये फ्लैट टाइप का सरफेस यहाँ पे है, फाइन ग्रेन सेडिमेंट क्ले सिल्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ट्रीजिनस और शैलो वाटर सेडिमेंट जो है यहाँ पे बरीड है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं फ्लैट सरफेस। देन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स और मैग्नीज नोड्यूल्स क्या है, तो कंपोजिशन देखिए पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में तो मैग्नीज है 30% सबसे ज़्यादा, देन आयरन, देन निकल, देन कॉपर, देन कोबाल्ट, देन ट्रेस एलिमेंट्स, ठीक है। तो क्या क्या है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा है, देन आयरन, देन निकेल, देन कॉपर, देन कोबाल्ट, देन ट्रेस एलिमेंट्स अगर देखें तो मॉलिब्डेनम, जिंक, रेयर अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में आता है। बेसिकली ये क्या है, मैंगनीज नोड्यूल, क्योंकि मैंगनीज इसमें सबसे ज़्यादा। तो अगर हम देखें ये कि फॉर्म कैसे हुए हैं तो नोड्यूल्स टाइप के ये होते हैं, इसीलिए पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। तो मैंगनीज सबसे ज़्यादा है, देन आयरन, देन निकेल, देन कॉपर, देन कोबाल्ट एंड ट्रेस एलिमेंट्स कुछ मॉलिब्डेनम एंड जिंक और रेयर अर्थ मेटल्स भी होते हैं। मिलियन ऑफ ईयर्स और स्लो एक्रिएशन प्रोसेस से बनता है, ये हमने देखा। तो मेटल क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट फ्रॉम सी वाटर और पोर
वाटर, तो ये जो है सॉलिड ही रह जाते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। देन फॉर्मेशन प्रोसेस अगर देखें तो हाइड्रोजीनस डायरेक्ट प्रेसिपिटेट फ्रॉम सी वाटर, डायरेक्ट ही प्रेसिपिटेट होकर सी वाटर में बनते हैं, या डाइजेनेटिक मेटल जो है माइग्रेशन फ्रॉम सेडिमेंट पोर वाटर, या फिर मेटल माइग्रेट करके आते हैं सेडिमेंट पोर वाटर से। ग्रोथ रेट अगर देखें तो 1 to 10 mm पर मिलियन ईयर जो है ग्रोथ इसका हो रहा है, ठीक है। और जियोलॉजिकल फीचर्स अगर देखें तो ये कहाँ मिल रहा है, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, तो ये मिल रहा है एपाइसल प्लेन में, और दीज प्लेन प्रोवाइड्स अ स्टेबल लो एनर्जी इन्वायरमेंट फॉर नोड्यूल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये प्लेन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक स्टेबल और लो एनर्जी इन्वायरमेंट, ताकि धीरे धीरे एक्रीशन प्रोसेस के थ्रू ये मेटल बन सके, ये प्रेसिपिटेट होकर क्या बन सके, मेटल बन सके, ठीक है। तो अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन एंड जियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का, तो मिड ओसेनिक रीजेस में क्या होता है कि अगर हम देखें तो ये कॉमनली एबाइसल प्लेन में पाया जाता है, लेकिन जो कुछ टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया है जैसे कि मिड ओशनिक रीजेस, तो ये भी इन्फ्लुएंस करता है इसके डिस्ट्रीब्यूशन को। हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो है ये क्या रिलीज करता है, हम जानते हैं नीचे क्या है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स है, ये रिलीज करता है मेटल, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम और आयरन, और ये इनरिच करता है लोकल वाटर को, और फिर ये प्रमोट करता है, देन नोड्यूल्स फॉर्मेशन होता है। तो मिड ओशनिक रीजेस की वजह से इसका जो है क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मिड ओशनिक रीजेस में कंटिन्यू जो है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती रहती है, ठीक है, कन्वेक्शन करंट के थ्रू वहाँ पे जो है मैग्मा वगैरह बाहर निकलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और जो है आयरन वगैरह जो है इनरिच करता है लोकल वाटर को। देन सेडिमेंट लेयर अगर देखें तो नोड्यूल कहाँ रहते हैं, रेस्ट ऑन और बिलो सॉफ्ट सेडिमेंट्स में ये होते हैं, ठीक है। लेस सेडिमेंट इज इक्वल टू मोर एक्सपोज्ड नोड्यूल्स, तो अगर कम सेडिमेंट होगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये रेस्ट कर रहे हैं किसके ऊपर रहते हैं, ये सॉफ्ट सेडिमेंट्स के ऊपर रहते हैं, तो अगर कम सेडिमेंट होगा तो इसका मतलब है मोर एक्सपोज्ड नोड्यूल्स और लार्जर और एक्सेसिबल नोड्यूल फील्ड होगा। तो की रीजन देखिए अकरेंस का, तो क्लैरियन और क्लिप्टरन जोन जो है CCZ पैसिफिक ओशन में यहाँ मिल रहा है। देन सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में, यहाँ पे इंडियन ओशन में मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमने सारी चीज़ों को, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को भी देख लिया एबाइसल प्लेन के साथ। अब देखते हैं ओशियनिक डीप्स और ट्रेंचेस, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर देखें तो ये लॉन्ग नैरो स्टीप साइडेड डिप्रेशन है। तो ट्रेंचेस क्या है, ये डिप्रेशन है ओशियन फ्लोर में, डिपेस्ट पार्ट ऑफ ओशियंस, तो ये ओशियन का सबसे डिपेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। और इसका डेप्थ जो है 10,000 मीटर से भी ऊपर हो सकता है, उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर सकता है। लोकेशन देखें तो ये मोस्टली जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है वही मिलेगा। देन टेक्टोनिक फॉर्मेशन है इसका सबडक्शन की वजह से, सबडक्शन, एक प्लेट जब दूसरे प्लेट के नीचे चली जाएगी सबडक्शन की वजह से होगा, और ओशियनिक कन्वर्जेंस की वजह से होगा, या ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस की वजह से होगा। मेजर एग्जाम्पल अगर देखें तो मरियाना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशन में, ये सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है वर्ल्ड का, और चैलेंजर डीप का अगर डेप्थ देखें तो 10,900 जो है 94 मीटर तक है, ठीक है। देन पोर्तो रिको ट्रेंच जो है अटलांटिक ओशन में, ये अटलांटिक का डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है, अटलांटिस का डीपेस्ट पॉइंट है पोर्तो रिको, और मरियाना ट्रेंच जो है पैसिफिक का डीपेस्ट पॉइंट है। देन टोंगा, फिलीपीन, कुरिल ट्रेंचेस भी पैसिफिक में आता है, ठीक है। और की फैक्ट्स अगर देखें तो पैसिफिक ओशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेंचेस है, और ये क्यों बना है, एक्टिव टेक्टोनिक मार्जिन्स के वजह से जो है इतने सारे ट्रेंचेस जो हैं बने हैं। तो एक बार जो है देख लेते हैं, ठीक है। मैरियाना ट्रेंच जो है पैसिफिक प्लेट के सबडक्ट होने की वजह से हुआ है, और जो है ओवर राइडिंग प्लेट कौन सा है, मैरियाना। देन टोगा ट्रेंच जो है पैसिफिक प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। देन जावा ट्रेंच जो है, सुंडा ट्रेंच इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन। देन कर्माडेक ट्रेंच पैसिफिक प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन। देन पेरू चिले ट्रेंच, अटाकामा ट्रेंच नाजका प्लेट और साउथ अमेरिका। कैस्केडिया सबडक्शन जोन, जॉन डी फुका और नॉर्थ अमेरिका। देन निकरागुआ ट्रेंच भी कोकोस प्लेट और कैरिबियन प्लेट की वजह से। देन हेलेनिटिक ट्रेंच भी है, अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट। पोर्टो रिको ट्रेंच ये हमने देखा कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और जो है कैरिबियन प्लेट। तो ये अटलांटिक का जो है सबसे डीपेस्ट जो है क्या है पॉइंट है, ठीक है। देन साउथ सैंडविच ट्रेंच, ठीक है। देन डायमेंशिया ट्रेंच, इंडियन प्लेट, इसको याद रख सकते हैं, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट की वजह से क्या बना है, डायमेंटीना
सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। डायमंटीना ट्रेंच जो है इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट की वजह से बना है। देन अलास्का ट्रेंच है पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। इजू ओगसवारा ट्रेंच फिलीपींस सी और यूरेशियन। एंड बेरिंग ट्रेंच पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन, कुछ भी याद ना रहे तो एटलीस्ट 3 रख लो। मरियाना ट्रेंच पैसिफिक और मैरियाना प्लेट की वजह से, ठीक है। देन पोर्तो रिको ट्रेंच नॉर्थ अमेरिका और कैरेबियन प्लेट की वजह से, ठीक है। एंड देन डायमंटीना ट्रेंच क्योंकि इसमें इंडियन प्लेट इन्वॉल्व है तो वी शुड नो, ठीक है। तो डायमंटीना ट्रेंच इंडियन प्लेट इसमें इन्वॉल्व है। देन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और जावा ट्रेंच भी अगर हम देखें तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की वजह से बना है। अब कुछ माइनर रिलीफ फीचर देख लेते हैं, ठीक है। सो मिड ओशियनिक रीजेज, तो ये एक्सटेंसिव अंडर वाटर माउंटेन चेन है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है अर्थ पे और जो कि क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है टेक्टोनिक में और सी फ्लोर स्प्रेडिंग में, ठीक है। स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन देखें तो 2 पैरेलल रीज जो है सेपरेटेड बाय सेंट्रल रिफ्ट वैली। तो जो 2 पैरेलल रीज जो है ये क्या है, सेपरेट हो रहा है सेंट्रल रिफ्ट वैली से। हमने बहुत ही अच्छे से मिड ओशियनिक रीजेस को पढ़ा है फर्स्ट, दूसरे या तीसरे जो है क्लास में। देन पीक्स कैन राइज अबव सी लेवल, और यहाँ पे पीक्स जो है सी लेवल से भी ज़्यादा राइज कर सकते हैं, आइलैंड जैसा कि आइलैंड। देन डाइवर्जेंट बाउंड्रीज देखें तो ये कहाँ बनता है, मिड ओशियनिक रेंज, जहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री है, एक प्लेट इधर जा रही है देन एक प्लेट अगर इधर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और यहाँ पे मैग्मा जो है क्रिएट हो रहा है और मैग्मा बाहर की तरफ आ रहा है और ये बाहर आकर के न्यू ओशियनिक क्रस्ट बना रहा है और ये रिजल्ट क्या कर रहा है, रिफ्ट वैली बन जा रहा है, ठीक है। तो टेक्टोनिक एविडेंस जो है यहाँ अगर देखें तो ये सपोर्ट करता है टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के हिस्टोरी को और थ्योरी को और सी फ्लोर स्प्रेडिंग को। और मिनरल्स और रिसोर्सेस अगर देखें तो प्राइमरी रॉक टाइप क्या है ओशन में, स्पेशली इस रीजन में क्या है, बसाल्ट है। और यहाँ पे कुछ मिनरल्स है जैसे प्लेजी क्लेस, पायरोक्सीन, ओलिवीन, क्या क्या है, प्लेजियो क्लेस, पायरोक्सीन, ओलिवीन। देन हाइड्रोथर्मल वेंट्स में क्या क्या है, कॉपर है और जिंक है, गोल्ड सिल्वर भी कंसंट्रेटेड है हाइड्रोथर्मल फॉर्मेशन में। देन रेयर अर्थ मेटल एलिमेंट्स भी मिल रहा है एसोसिएटेड सेडिमेंट्स में। देन सीस्मिक एक्टिविटी यहाँ पे होता रहता है, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक होता रहता है टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से। मैग्नीट्यूड देखें तो जनरली लो होता है और शैलो होता है, लेस देन 30 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल फॉल्टिंग वगैरह होता रहता है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं सी माउंट। तो सी माउंट मतलब क्या है, फॉर्म थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी से ही बनता है एट हॉट स्पॉट और डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री से बनता है, लेकिन मैग्मा क्या करता है यहाँ पे बहुत राइज करता है और क्रिएट करता है अंडर वाटर वॉल्केनिक माउंटेन। तो ये वॉल्केनिक माउंटेन जो बन जाता है इसको हम कहते हैं सी माउंट, ठीक है। अगर यहाँ इमेज अवेलेबल हो तो आई विल शो यू। तो इस तरीके से जो छोटा छोटा माउंटेन टाइप का क्रिएट हो जाता है वाटर के अंदर, इसको हम कहते हैं सी माउंट, ठीक है। और इस टाइप से जो इसका जो पॉइंटेड ये नहीं होता है तो इसको गुयोट्स कहते हैं। स्लोप आप देख सकते हैं, दिस इज स्लोप, और यहाँ पे क्या हो रहा है, शेल्फ का ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, शेल्फ ब्रेक हो रहा है, ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, ठीक है। और यहाँ पे ये गुयोट्स है, ठीक है। सी टेबल लैंड है। गोयोट्स का क्या मतलब है कि ये टेबल लैंड, फ्लैट हो जाएगा, मतलब ऊंचा होगा बट फ्लैट टेबल लैंड हो जाएगा। देन यहाँ पे रिफ्ट वैली है, मैग्मा राइज कर रहा है, रिफ्ट वैली। एबाइसल प्लेन हमने देख लिया, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन है और ये सी लेवल हुआ। जब भी हम सी लेवल की बात करते हैं ना कि सी लेवल से इतने ऊंचाई पे है तो दिस इज द सी लेवल, ठीक है। अब तक हमने सी माउंट को देखा कि वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से माउंटेन की तरह बनेगा लेकिन अंदर रहेगा, इसलिए सी माउंट। और मिनरल्स और ओर अगर देखें तो ये रिच होता है फेरो मैग्नीज नोड्यूल्स में, कोबाल्ट रिच क्रस्ट मिलेगा, निकेल कॉपर मिलेगा, रेयर अर्थ एलिमेंट जो है मिलेगा। यहाँ पे हमने देखा था मिनरल्स और रॉक क्या क्या, बसाल्ट, प्लेजियो क्लेस, पायरोक्सीन, ओलिवीन, सब कुछ ये सब, ठीक है, मिड ओशियनिक रीजेज में हमने देखा। देन एसोसिएटेड फिनोमेना अगर देखें तो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से माइनर अर्थक्वेक होगा, ठीक है। लार्जर अर्थक्वेक रेयर है लेकिन वॉल्केनिक अर्थक्वेक होगा। और अगर सी माउंट जो है ये डेवलप हो सकते हैं आइलैंड में, अगर
जो सी माउंट है, अब इसके वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटी कंटिन्यू रहा और ये जो है इतना ज़्यादा रहा कि ये अब सी लेवल से ऊपर आ गए, अब सी लेवल आ गए, तो हम इसको क्या कहते हैं, आइलैंड्स कहते हैं। तो ये एसोसिएटेड फिनोमेना क्या है, अगर वॉल्केनिक एक्टिविटी होता रहा तो सी माउंट जो है हो सकता है आइलैंड की तरह कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखें तो इम्पेरर सी माउंट पैसिफिक ओशन में, द न्यू इंग्लैंड सी माउंट अटलांटिक ओशन में। अब नेक्स्ट देखते हैं सबमरीन कैनियन। ठीक है, तो सबमरीन कैनियंस क्या होता है, फॉर्मेशन अगर देखें तो ये कैसे फॉर्म होता है, पहले इमेज में देख लेते हैं कि ये जो है सबमरीन क्या हो रहा है, कैनियन बन रहा है। ये शोर लाइन है, ठीक है, ये कोस्टल प्लेन हो गया और ये वाला पोर्शन शोर लाइन हो गया और यहाँ पे सबमरीन कैनियन जो है क्रिएट हो रहा है। ये क्या है, अबाइसल प्लेन है, ये कॉन्टिनेंटल राइज है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, यहाँ पे इस तरीके से कॉन्टिनेंटल स्लोप है और ये वाला पोर्शन जो है कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, यहाँ पे इस तरीके से सबमरीन कैनियन बन रहा है। तो फॉर्मेशन कैसे होता है, इरोजन के द्वारा हो जाता है, जो भी करंट्स वगैरह है या रिवर इरोजन करके कट करके नैरो जो है वैली बना दे रही है कॉन्टिनेंटल सेल्फ और स्लोप में, तो इसको सबमरीन कैनियन कहते हैं। और लैंडस्लाइड और मास वेस्टिंग जो है इसके क्या करती है, और ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ा देती है और कंट्रीब्यूट करती है और यहाँ पे कैनियन फॉर्म होता है। देन मिनरल्स और ओर्स अगर देखें तो यहाँ पे डिपॉजिट गोल्ड, सैंड, ग्रेवल और हैवी मिनरल्स का जो है मिल सकता है, क्योंकि यहाँ कैनियन में क्या होगी, ये जो है ट्रांसपोर्ट होगी, सेडिमेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट यहाँ मिल सकता है। देन एसोसिएटेड फेनोमेना अगर हम देखें तो सबमरीन लैंड स्लाइड्स एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी जो है डीप भी कर सकती है इस कैनियन को और फर्दर, और अर्थक्वेक जो है टेक्टोनिक मार्जिन्स पे इसको और ट्रिगर कर सकती है, लैंड स्लाइड्स हो सकता है। तो हडसन कैनियन जो है अटलांटिक ओशन में है, ठीक है, न्यूयॉर्क के कोस्ट के पास। देन मॉन्टेरी कैनियन जो है पैसिफिक ओशियन के पास जो है, ठीक है, तो कैलिफोर्निया, तो ये हमने कैनियन देख लिया। अब देखते हैं अटोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हाट इज अटोल। तो अटोल देख लेते हैं कि अटोल किस टाइप का हो सकता है। ठीक है, ये कोरल अटोल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं इस टाइप से कोरल रीफ, ठीक है, ऐसे कोरल रीफ और यहाँ पे फिर लगून क्रिएट हो सकता है, कोरल अटोल। ठीक है, तो अब देखते हैं, सो अटोल का फॉर्मेशन होगा, ये एक तरीके का वॉल्केनिक आइलैंड बन जाता है, ग्रेजुअली फॉर्म एज ए वॉल्केनिक आइलैंड्स और ग्रेजुअली फिर सबसाइड करता है और ये अलाउ करता है ताकि कोरल रीफ ग्रो हो सके और सराउंड एक सेंट्रल लगून को सराउंड कर लेता है, जैसे कि वाटर है यहाँ पे और यहाँ पे एक जो है एरिया है जो क्या कर रहा है, कोरल रीफ यहाँ पे ग्रो हो गई। ठीक है, तो इस टाइप का हम जो है क्या देख रहे हैं, अटोल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो है कैसे बनेगा, फॉर्म एज ए वॉल्केनिक आइलैंड जो कि ग्रेजुअली सबसाइड करेगा और अलाउ करेगा कोरल रीफ को ग्रो होने में। ठीक है, और ये सराउंड करेगा एक सेंट्रल लगून को। ठीक है, ये फॉलो करता है डार्विन सब्सिडेंस थ्योरी को। और यहाँ पे भी मिनरल्स और ओर्स मिलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कोरल स्केलेटल। ठीक है, सम अटोल्स में फॉस्फेट डिपॉजिट और बर्ड गुनाओं, ये सब कुछ मिल सकता है। एसोसिएटेड फिनोमेना देखें तो अटोल्स आर वल्नरेबल टू राइजिंग सी लेवल्स और सुनामीज। तो अगर सी लेवल राइज हुआ तो अटोल्स में आ जाएगा, सुनामी हो सकता है। टेक्टोनिक सब्सिडेंस अगर हुआ तो इनके फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इरोजन और क्लाइमेट चेंज से भी इनको थ्रेट है। तो अगर देखें एग्जाम्पल तो बिकिनी अटोल मार्शल आइलैंड में, ठीक है, देन लक्षद्वीप में 12 अटोल है, 3 रीफ्स है और 5 सबमर्ज्ड बैंक्स है। देन मालदीव्स अटोल जो है इंडियन ओशन में, ठीक है, मालदीव्स अटोल कहाँ है, इंडियन ओशन में। तो इस टाइप से जो है अटोल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कोरल रीफ और कोरल रीफ लगून इस टाइप से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो लगून अगर देखें तो इस शैलो वाटर बॉडी है जो कि सेपरेट हो गई है लार्जर वाटर बॉडी से, यूजुअली ओशियन से। एक छोटी सी वाटर बॉडी है, अब ये सेपरेट हो गई है ओशियन से। चाहे तो अब सैंड बार आ गया हो चारों तरफ, या तो कोई बैरियर आइलैंड आ गया हो, या कोरल रीफ इतनी ज़्यादा हो गई हो कि ये जो है क्या हो गया है, एक जो है एक शैलो वाटर बॉडी जो है सेपरेट हो गई है लार्जर वाटर बॉडी से। अगर देखें कि ये बनता कैसे है, तो लगून वहाँ पे बनता है जहाँ पे कुछ बैरियर आ जाता है, जैसे कि सैंड बार्स या कोरल रीफ, जो कि रेस्ट्रिक्ट करती है ओशनिक वाटर को, जो कि फ्रीली फ्लो नहीं कर पा रही है कोस्टल एरियाज़ में। और ये बैरियर जो है सेडिमेंट डिपॉजिशन के कारण बन सकता है, जो कि वेव सेडिमेंट को डिपॉजिट करती है टाइड्स या रिवर, या कोरल जो है ग्रोथ हो जाता है कोरल लगून में। तो लगून जो है ये क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं कि ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी के
वजह से भी हो सकता है जो कि ट्रैप कर ले कोस्टल वाटर को। तो अब कोस्टल लगून हो सकता है, ठीक है, जो कि कोस्ट लाइन के पास मिलेगा, ठीक है, लो टाइडल रेंजेस में। देन कोरल लगून हो सकता है जहाँ पे कि कोरल रीफ का फॉर्म विद इन कोरल रीफ, जहाँ पे कोरल रीफ है वहाँ बन गया, ठीक है, जैसे कि हम अटॉल के केस में देख रहे हैं। अटॉल बेसिकली क्या था, अटोल में हमने देखा कि ये जो है वॉल्केनिक आइलैंड की तरह ही बनता है, जो कि ग्रेजुअली सबसाइड करता है और अलाउ करता है कोरल रीफ को ताकि वो ग्रो हो सके, और एक सेंट्रल लगून को ये सराउंड कर लेता है, दैट इज कॉल्ड अटोल, ठीक है। सो अगर लगून का एग्जाम्पल देखो तो चिलिका लेक इंडिया में है, वेनिस लगून जो है इटली का, वेनिस लगून। देन लागोस डोस पैटोस जो है ब्राज़ील में, लागोस डोस पैटोस जो भी है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। चिलिका लेक इंडिया का, वेनिस लगून इटली का, और लागोस डोस पैटोस ब्राज़ील का, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि जहाँ पे ये वाटर बॉडी, वो जो शैलो वाटर बॉडी है, यहाँ पे चारों तरफ से क्या कर लिया गया, इसको जो है कोरल्स के द्वारा सराउंड कर लिया गया, जिसके वजह से अब ये अलग हो चुकी है, किससे, जो वाटर बॉडी है उससे, ठीक है, लार्ज वाटर बॉडी से। देन यहाँ पे अगर कोरल रीफ्स हम देख रहे हैं, ठीक है, कोरल रीफ्स में भी फ्रिंजिंग रीफ हो सकता है, देन बेरियर रीफ हो सकता है, देन अटोल हो सकता है, जो कि अटोल को हमने देखा। तो फ्रिंजिंग कोरल रीफ में अगर हम देखें तो फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है, और यहाँ पे लगून और बेरियर रीफ, और सेकंड में बेरियर रीफ है, यहाँ पे क्या होगा, सबसिडेंस ऑफ लैंड लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ बेरियर रीफ, क्योंकि लैंड यहाँ सबसाइड करेगा उसकी वजह से बेरियर रीफ डेवलप होगा। और जब फर्दर सबसिडेंस हो जाएगा और मैच्ड बाय द ग्रोथ ऑफ कोरल्स, तो इसके बाद जो है अटोल बन जाएगा। हमने क्या देखा कि ये फर्दर एक जो है राइज हाई राइज एरिया ही होता है, जो कि सबसाइड कर जाता है और कोरल का ग्रोथ हो जाता है, तो फिर अटोल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अबाउट कोरल रीफ, ठीक है। तो कोरल रीफ क्या है, अगर डेफिनेशन देखें तो अंडर वाटर इकोसिस्टम बिल्ट बाय कॉलोनीज ऑफ टाइनी एनिमल्स कॉल्ड कोरल पॉलिप्स। तो छोटे छोटे जो टाइनी एनिमल्स होते हैं कोरल पॉलिप्स, ये बनाते हैं जो है, ये अब कॉलोनी बना करके ये क्या करते हैं, एक जो है इकोसिस्टम ही क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या सिक्रिएट करते हैं, जो छोटे छोटे टाइनी एनिमल्स होते हैं ये सिक्रिएट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, टू फॉर्म देयर स्केलेटन। तो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रिएट करते हैं और उसी से क्या बनता है, स्केलेटन बनता है, ठीक है। देन जो है हम देखते हैं क्या, कोरल रीफ बन जाता है। तो अब मैकेनिज्म देखते हैं, फॉर्मेशन मैकेनिज्म। कोरल्स जो है थ्राइव कहाँ कर सकते हैं, शैलो वार्म और क्लियर वाटर में ही रह सकते हैं, टिपिकली बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में रहते हैं। तो पॉलिप्स जो है ग्रो करते हैं और डिपॉजिट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो पॉलिप्स हैं ये जो है ग्रो भी कर रहे हैं और डिपॉजिट भी करते जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और जो कि एक्यूमुलेट अगर ओवर लॉन्ग टाइम बंद होता रहा तो वो लीफ जो है रीफ के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। और रीफ जो है बेस्ट ग्रो होते हैं कहाँ पे, ईस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में, वेयर वार्म वाटर ओशन जो है करंट इनहेंस करते हैं कोरल रीफ। तो हम क्या देखते हैं यहाँ से एक पॉइंट क्या पता चला, और कि ये ईस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स में ग्रो करते हैं। अब अगर कोरल का टाइप देखें कोरल रीफ्स का, तो फ्रिंजिंग रीफ्स, देन बैरियर रीफ्स, देन अटोल। तो फ्रिंजिंग रीफ्स कहाँ होगा, डायरेक्टली अटैच टू द शोर लाइन ऑफ कॉन्टिनेंट। अगर ये शोर लाइन है तो इससे डायरेक्टली अटैच होगा, ये इसको हम कहेंगे फ्रिंजिंग रीफ। देन बैरियर रीफ सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड और आइलैंड बाय अ डीप लगून, तो एक लगून से सेपरेट हो जाएगा तो उसको बैरियर रीफ कहेंगे। देन अटोल्स जो है रिंग शेप्ड रीफ होगा, ठीक है, इनक्लोज्ड अ लगून, ये लगून को पूरा घेर लेंगे, ठीक है, और ये रिंग शेप्ड हो जाएगा रीफ, ठीक है, रिंग शेप्ड रीफ। कोरल रीफ्स को क्या कहते हैं, रेन फॉरेस्ट ऑफ सी कहते हैं। कोरल रीफ्स को क्या कहते हैं, रेन फॉरेस्ट ऑफ सी। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, रिच मराइन लाइफ को सपोर्ट करते हैं, फिश मलस्कस एल्गी वगैरह, ठीक है, क्रूसियल है मेराइन इकोसिस्टम के लिए। मिनरल कंट्रीब्यूशन भी है इनका, ये हेल्प करते हैं लाइमस्टोन फॉर्मेशन में, मेनली कैल्शियम कार्बोनेट को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन एसोसिएटेड फिनोमेना अगर और देखें तो अर्थक्वेक के केस में क्या होता है,
अर्थक्वेक के केस में क्या होता है, तो ये जो है ऑफन पाए जाते हैं कहाँ, जहाँ टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है उधर पाए जाते हैं, और सीस्मिक एक्टिविटी अगर होगा तो उनके ग्रोथ को जो है क्या कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है, और रीफ जो है सब्सिडेंस हो सकता है। सिंपल सी बात है कि डेफिनेटली अगर कोरल अर्थक्वेक होगा तो कोरल रीफ पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। देन कोरल ब्लीचिंग नेक्स्ट देखते हैं, ये ट्रिगर्ड कैसे होता है, जैसे इनको जो है वार्म वाटर में ये होते हैं, लेकिन अगर इतना ज़्यादा वार्म हो जाए कि उनकी कैपेसिटी से बाहर हो जाए तो प्रॉब्लम होगी। ये जो है पोर्शन याद रखना है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में ये होते हैं। तो कोरल ब्लीचिंग क्या होगा, अगर ओशन जो है बहुत ज़्यादा राइज हो जाए टेम्परेचर और सैलिनिटी जो है चेंज हो जाए तो कोरल क्या करेंगे, जो है एक्सपेल सिम्बायोटिक एल्गी जूजेंथलीज, तो इससे क्या होगा, ये एक्सपेल कर देंगे, निकाल देंगे। जूजेंथले एल्गी के साथ इनका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, ठीक है, इससे उनका कलर भी लॉस हो जाएगा और उनके लिए बहुत वाइटल है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो कि जूजेंथली एल्गी इसके साथ इनका क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, लेकिन उसको कोरल जो है एक्सपेल कर देंगे। तो एग्जाम्पल अगर देखें कोरल रीफ का, तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, सबसे बड़ा बैरियर रीफ, और ये लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है वर्ल्ड में, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मिला हुआ है। देन बेलिज में जो है बैरियर रीफ है, ठीक है, कैरिबियन सी में सेकंड लार्जेस्ट है। सबसे पहला तो हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया का है ग्रेट बैरियर रीफ, देन बेलिज बैरियर रीफ, ठीक है। देन ये भी बहुत मराइन बायोडाइवर्सिटी में रिच है। देन मॉलडीव्स अटोल्स, मॉलडीव्स में अटोल्स है, इंडियन ओशियन में रिंग शेप्ड कोरल फॉर्मेशन हो रहा है, अटोल का मतलब यही है। देन कोरल रीफ इंडिया में अगर देखें तो कहाँ कहाँ है, अंडमान और निकोबार आइलैंड में है, गल्फ ऑफ मन्नार में है तमिलनाडु में, देन गल्फ ऑफ कच्छ में है, और लक्षद्वीप अटोल्स हैं। कहाँ कहाँ है, अंडमान में, गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ कच्छ में, लक्षद्वीप में, पूछा भी जा चुका है। ऑल आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, तो गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार, इन सारे एरिया में है। तो अदर कुछ रिलीफ फीचर भी हैं, जैसे वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स। डेफिनेशन अगर देखें तो ये क्या है, चेन ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड है, ठीक है, चेन ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड है, जो कहाँ बन रहे हैं, सबडक्शन जोन में बन रहे हैं, जहाँ पे एक प्लेट डाइव करता है दूसरे के ऊपर। अगर सबडक्शन हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि एक प्लेट के अंदर जो है दूसरा प्लेट जा रहा है, ठीक है, एक प्लेट सबडक्ट करेगी, एक प्लेट जो है ऊपर रहेगा, इस टाइप से हो रहा है। जो हैवियर प्लेट होता है वो सबडक्ट करता, हमने देखा। सो एग्जाम्पल देखें तो जापानीज आर्कीप्लागो जो है, जो बेस्ट क्लासिकल एग्जाम है इस चीज़ का, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सबडक्शन जोन है, ठीक है। देन ये क्यों बनता है, फॉर्म ड्यू टू पैसिफिक प्लेट जो है सबडक्ट कर रही है, वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे जो है कौन सबडक्ट कर रही है, पैसिफिक प्लेट। देन इंडोनेशियन जो है सुंडन आर्क देखे तो ये भी इंक्लूड, जो आइलैंड है सुमात्रा और जावा का, ये भी क्यों बना है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबडक्ट की है और यूरेशियन प्लेट के अंदर। तो जो हैवियर प्लेट होगा वो सबडक्ट करेगा लाइटर प्लेट के अंदर, ठीक है, याद रखना है। तो ये जो है यहाँ एक्टिव वॉल्केनो और फ्रीक्वेंट इरप्शन होता रहता है। देन फ्रैक्चर जोन क्या होता है, तो अगर डेफिनेशन देखें तो लॉन्ग लीनियर फॉल्ट लाइन होता है जो इंटरसेक्ट करता है मिड ओशनिक रीजेस को, ठीक है, लॉन्ग लीनियर फॉल्ट लाइन, ठीक है। ये क्यों बनता है, डिफरेंट मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट की वजह से जो है ये फ्रैक्चर जोन बन जाता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो रोमांचे फ्रैक्चर जोन जो कि अटलांटिक में है, लार्जेस्ट फ्रैक्चर जोन है वर्ल्ड का, जो कि क्या बना रहा है, सिग्निफिकेंट टेक्टोनिक बाउंड्री बना रहा है। देन नेक्स्ट अबाइसल हील, ठीक है, तो ये क्या है, स्मॉल राउंडेड वॉल्केनिक हील है, ठीक है, जो कि कहाँ पे फैला हुआ है, स्कैटर्ड अक्रॉस अबाइसल प्लेन में अबाइसल हील्स है। और ऑफन ये बनता क्यों है, सबमरीन वॉल्केनिक एक्टिविटी के वजह से। तो अबाइसल हील्स इन नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, जो कि मिड अटलांटिक रीज के पास मिलता है। रिजल्ट क्यों बन रहा है, ये वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, और ये इंडिकेट कर रहा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब देखते हैं बैंक क्या है, ठीक है, तो जो सबमर्ज्ड और फ्री फ्लैट टॉप एलिवेशन है कॉन्टिनेंटल मार्जिन के पास, तो अगर हम देखें कि सबमर्ज लेकिन फ्लैट टॉप्ड एलिवेशन कुछ है कॉन्टिनेंटल मार्जिन के पास, तो इनको बैंक कहेंगे, ठीक है। फाउंड ऑन कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे ये मिलेगा, और ये क्यों ऐसा होता है, सेडिमेंट डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हम देखते हैं। अब बैंक वर्सेस गुयोट का मतलब समझते हैं। तो बैंक जो है शैलो और सेडिमेंट की वजह से बनेगा और मराइन लाइफ को जो है सपोर्ट करेगा। गुयोट्स जो होते हैं डीप सी में होते हैं, हमने देखा था ना, गुयोट्स डीप सी में जो है फ्लैट टाइप का जो टेबल लैंड है, तो वो
गुयोट्स है, तो ये डीप सी में फ्लैट टॉप्ड इरोडेड वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये डीप सी में है और ये शैलो है, बैंक्स जो है शैलो है, लेकिन ये इसका फ्लैट जो है क्या होता है, टॉप्ड फ्लैट होता, मतलब इसका जो है टॉप कैसा होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ग्रैंड बैंक्स कनाडा, ठीक है, ऑफ द कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड, फेमस फिशिंग ग्राउंड, ये क्या है, फेमस फिशिंग ग्राउंड ड्यू टू न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स एंड डाइवर्स टोपोग्राफी, ठीक है। तो ये जो है ग्रैंड्स बैंक कनाडा का, ये कहाँ है, ऑफ द कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड, और ये फेमस है फिशिंग ग्राउंड के लिए ड्यू टू न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स एंड डाइवर्स टोपोग्राफी, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोथर्मल विंड्स क्या है। अगर डेफिनेशन देखें तो ये क्या है, हाइड्रोथर्मल विंड्स जो है सी फ्लोर ओपनिंग्स है जो कि रिलीज करता है सुपर हीटेड और मिनरल रिच वाटर, क्या रिलीज करता है, सुपर हीटेड और मिनरल रिच वाटर को रिलीज करता है, और ये कॉज किसके द्वारा कॉज हो रहा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा हो रहा है जो कि ओशियन फ्लोर के नीचे है, और ये सपोर्ट करता है यूनिक इकोसिस्टम को कीमोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है, कैसे, वाया कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है यहाँ पे, केमिकल जो है सिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस तो इतने जो है डीप में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहाँ हैं, तो यहाँ पे जो सी फ्लोर ओपनिंग है ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं सुपर हीटेड मिनरल रिच वाटर, सी फ्लोर में जो भी ओपनिंग है तो यहाँ क्या है, सुपर हीटेड मिनरल रिच वाटर जो है रिलीज कर रहे हैं, और ये वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे यूनिक इकोसिस्टम जो भी डेवलप हो रहा है वो कीमोसिंथेसिस की वजह से, फोटोसिंथेसिस उतने डीप तक तो पॉसिबल ही नहीं है, सनलाइट ही नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखें तो ब्लैक स्मोकर्स मिड अटलांटिक रिज में, देन इमिट, ये क्या इमिट करते हैं, डार्क मिनरल लेडन वाटर, ठीक है, और ये होम है बहुत सारे बैक्टीरियाज का, ट्यूब वर्म्स का और अदर डीप सी ऑर्गेनिज्म का। अब अगर टेम्परेचर देखें, ओशियन वाटर का हीट सोर्स क्या है, तो ओशियन वाटर को हीट कहाँ कहाँ से मिल रहा है, तो दैट इज सोलर रेडिएशन से, ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट ओशियन सरफेस में क्या है, सोलर रेडिएशन। सनलाइट पेनिट्रेट करता है अपर ओशियन लेयर में, मेनली जो इपीप्लेजिक जोन है वो 0 to 200 मीटर में वहाँ तक, और ये वार्म करता है सरफेस को नियर सरफेस वाटर्स, तो सरफेस वाटर के पास जो है ये क्या कर रहा है, वार्म कर रहा है, ठीक है। अब जो सरफेस वाटर है तो इसको वार्म कर रहा है, और जितना भी ओशनिक सर्कुलेशन वगैरह है, क्लाइमेटिक सिस्टम हम देखते हैं इसी लेयर इसी जोन में हो रहा है, इपीप्लेजिक जोन में। देन फिर इंटरनल हीट है अर्थ का जो माइनर सोर्स है कंपेयर टू सोलर रेडिएशन, तो सोलर रेडिएशन ज़्यादा है और माइनर सोर्स लेकिन इंटरनल हीट भी है, ठीक है, जो कि ओरिजिनेट हो रहा है अर्थ के कोर और मेंटल से वाया रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव डिके जो है आइसोटॉप्स का हो रहा है, तो उसके वजह से इंटरनल हीट भी आ रहा है, जो क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है डीप ओशियन टेम्परेचर को, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है थर्मल ग्रेडियंट्स एंड हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी को। तो हमने क्या समझा कि टेम्परेचर जो है ओशियन वाटर का, तो दो तरह का हीट सोर्स है, ठीक है, एक तो सोलर रेडिएशन और दूसरा जो इंटरनल जो है हीट है अर्थ के कोर और मेंटल में रेडियो एक्टिव डिके के कारण। अब अगर देखें डीप ओशियनिक जोन्स का एनर्जी सोर्स, अगर देखें कि डीप ओशियन जोन्स में का एनर्जी सोर्स क्या है, तो बैथेप्लेजिक जोन जो है जो कि 1000 से 4000 मीटर में है, यहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेशन तो है नहीं, पिच डार्क इन्वायरमेंट है, तो ऑर्गेनिज्म किस पे रिलाई कर रहे हैं, तो कीमोसिंथेसिस पे रिलाई कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ फोटोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस क्या हो रहा है, तो इसमें एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, ऑक्सीडेशन से मिल रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का और उससे जो है एनर्जी मिल रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया, तो ये सबको यूज किया जाता है ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा, ठीक है, यूज टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर सर्वाइवल। तो वो क्या कर रहे हैं, इसको यूज करते हैं सिंथेसाइज करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को। आप ये सर्वाइवल कैसे करेंगे, तो ये कीमोसिंथेसिस के द्वारा सर्वाइव करते हैं। देन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास जो है, जो कि मिड ओशियनिक रीजन्स के पास पाया जाता है, तो ये सुपर हीटेड और मिनरल रिच वाटर यहाँ पे होता है, तो इस वजह से ये जो है बहुत हीट होता है लेकिन मिनरल रिच वाटर है, तो इसीलिए ये यूनिक जो है इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, जैसे कि ट्यूब वर्म्स या एक्सट्रीमोफाइल्स को, ठीक है। अब बेस ऑफ फूड चेन यहाँ क्या होता है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं फूड चेन होते हैं। कौन होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया फूड चेन के स्टार्ट में होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर रहा है
टेम्परेचर ऑफ द ओशन को, ओशन का टेम्परेचर को कैसे कौन अफेक्ट कर रहा है, देखते हैं कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है। तो लैटिट्यूड, तो क्या लैटिट्यूड का कोई फर्क होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि हर लैटिट्यूड में सेम जो है सनलाइट नहीं पहुंचता है। तो सरफेस टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, तो जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे सरफेस टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसोलेशन डिक्रीज हो रहा है, सन का एनर्जी जो है कम मिल रहा है। देन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम देखें तो ओशियन को ज़्यादा जो है हीट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लार्जर लैंड मास है। और यहाँ पे हम जैसे जानते हैं कि लैंड क्या होता है, तो यहाँ जैसे कि हम जानते हैं कि लैंड हीट करता है फास्टर और ट्रांसफर्स हीट टू नियर बाय ओशन, तो जो लैंड क्या करेगा, हीट होगा फास्टर और ये ट्रांसफर करेगा नियर बाय ओशन में। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर में देखते हैं। देन प्रिवेलिंग विंड, जो ऑफ शोर विंड है, ठीक है, ये कहाँ से ब्लो करता है? फ्रॉम लैंड टू सी, और इससे जो है अपवेलिंग होता है कोल्ड डीप वाटर का, और लोअर करता है क्या, सी टेम्परेचर को। ठीक है, हम क्या देखते हैं, प्रिवेलिंग विंड के ऑफशोर विंड के वजह से क्या होता है, जो कि ऑफशोर विंड का क्या मतलब है कि जो कि लैंड से सी के तरफ गया, तो इसके वजह से अपवेलिंग होता है कोल्ड वाटर का और लोअर होता है सी का टेम्परेचर। देन अगर ऑफशोर विंड अगर हम देखें तो ये सी से लैंड में ब्लो करता है और ये क्या करता है, पुश करता है वार्म सरफेस वाटर को कोस्ट की तरफ, और इससे क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है। ठीक है, हमने क्या देखा कि अगर ऑफशोर विंड है तो टेम्परेचर लो होगा और ऑनशोर विंड है तो टेम्परेचर राइज होगा। कैसे राइज हो रहा है, ये सी से लैंड की तरफ ब्लो हो रहा है, सी से, ठीक है, सी से लैंड की तरफ ब्लो हो रहा है और ये पुश कर रहा है वार्म सरफेस वाटर को कोस्ट की तरफ। नेक्स्ट, ओशियन करंट। ठीक है, तो ओशियन करंट का क्या रोल होता है? वार्म करंट क्या करती है, इंक्रीज करती है टेम्परेचर इन कूलर रीजन। तो जो कूलर रीजन है उस रीजन में वार्म करंट क्या करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, जिसका एग्जांपल है गल्फ स्ट्रीम। ये क्या करती है, वार्म करती है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप को। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो गल्फ स्ट्रीम है वो क्या है, ये वार्म करंट है और ये वार्म कर रही है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप को। तो जो ये हम देखते हैं कि ओशियन करंट का भी रोल है। देन कोल्ड करंट क्या करेगी, ये डिक्रीज करेगी टेम्परेचर को वार्मर रीजन में। तो कोल्ड करंट क्या करेगी, जहाँ पे वार्मर रीजन है उसको डिक्रीज करेगी, जैसे कि लेब्राडोर करंट। ठीक है, ये कूल करती है नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रोल है, गल्फ स्ट्रीम क्या कर रही है, वार्म कर रही है, और जो है कोल्ड करंट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है वो वार्मर रीजन में टेम्परेचर। तो इस तरीके से करंट्स का भी रोल है। देन अगर नेचर देखे वाटर बॉडीज का क्या नेचर है, तो ओपन सी में क्या होता है, मोर इन्फ्लुएंस बाय ग्लोबल सर्कुलेशन। तो जो ये ओपन सी होता है ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसके द्वारा होता है, ग्लोबल सर्कुलेशन के द्वारा। यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर्स जो है देखने के लिए मिलता है। तो ओपन सी में क्या है, अगर कोई सी खुला हुआ है, ओपन है, तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, इसमें मॉडरेट टेम्परेचर होगा, और जो इनक्लोज्ड सी होगा, तो जो लो लैटिट्यूड में होगा तो यहाँ हाईयर टेम्परेचर होगा। इनक्लोज का क्या मतलब है, बंद है, ओपन नहीं है, ठीक है, इतना फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे हाईयर टेम्परेचर होगा। और हाई लैटिट्यूड में ये कोल्डर ही रह जाएगा। ठीक है, देन सराउंडिंग ओपन सी, तो ओपन सी में जो है ये मोर इन्फ्लुएंस होता है ग्लोबल सर्कुलेशन से। क्या होता है, ये ओपन सी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और ये मॉडरेट करता है टेम्परेचर को। और लो लैटिट्यूड में अब मॉडरेट होता है इसमें टेम्परेचर, लो लैटिट्यूड में हम देखें तो यहाँ पे हाईयर टेम्परेचर होगा, और हाई लैटिट्यूड में ये देखें तो ये क्या रहेगा, कोल्डर ही रहेगा देन सराउंडिंग ओपन सी। तो ये हमने देखा कि अगर वाटर बॉडीज है, डेफिनेटली अगर जो है फ्लो हो पा रहा है उसमें, तो फिर वो मॉडरेट टेम्परेचर होगा। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें रेड सी का, वार्मर देन सराउंडिंग ओपन सी, क्योंकि रेड सी जो है चारों तरफ से क्लोज है, तो इस वजह से रेड सी क्या है, वार्मर है देन सराउंडिंग ओपन सी। जो भी उसका सराउंडिंग ओपन सी है वो इतना वार्म नहीं है जितना रेड सी है। ठीक है, देन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशियन देखते हैं कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है टेम्परेचर में कैसे हो रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ डेप्थ। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि डेप्थ में जैसे जाएंगे सनलाइट पेनिट्रेशन कम होगा तो टेम्परेचर डेप्थ के साथ घटेगा। और मिडिल और लो लैटिट्यूड में क्या होगा, ओशियन में 3 लेयर टेम्परेचर स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ठीक है,
मिडिल और लो लैटिट्यूड में हम क्या देखते हैं कि ओशियन का जो है 3 लेयर्ड टेम्परेचर का स्ट्रक्चर है। टॉप लेयर जो है इपिलिमनियन, ये इसको इपीप्लेजिक जोन भी कहते हैं, यहाँ पे वार्म ओशियन वाटर होगा और टेम्परेचर रेंज कितना होगा 20 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक होगा, मीन्स 20 to 25 डिग्री। और ये प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट ईयर राउंड इन ट्रॉपिकल रीजन में इतना रहेगा। और सीजनली जो होगा बनेगा कहाँ पे, फॉर्म सीजनली इन मिड लैटिट्यूड, मेनली समर्स में। और फोटोसिंथेसिस जोन है ये, यहाँ पे जो है क्या होगा, सनलाइट सपोर्ट करेंगे एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ को। देन जो मिडिल लेयर है इसको हम थर्मोक्लाइन या मेटालिमनियन कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, टॉप लेयर के बिलो थर्मोक्लाइन आएगा और यहाँ पे टिपिकली 500 से 1000 मीटर के बीच ये रहेगा। और यहाँ पे रैपिड टेम्परेचर डिक्रीज होगा, रैपिड, तो ये रैपिड टेम्परेचर डिक्रीज होगा डेप्थ के साथ, तो इसको हम थर्मोक्लाइन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, थर्मोक्लाइन, रैपिड टेम्परेचर डिक्रीज विद डेप्थ। देन यहाँ पे ये एक तरीके का बैरियर बन रहा है वार्म सरफेस वाटर और जो नीचे में डीप कोल्ड डीप वाटर है उसके बीच। देन यहाँ पे सीजनल डायनेमिक्स देखने मिलेगा, समर में ये शैलो हो जाएगा ड्यू टू ग्रेट हीटिंग, क्योंकि हीटिंग यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो रैपिड टेम्परेचर डिक्रीज देख रहे हैं डेप्थ के साथ, ठीक है। और विंटर में ये डीपर हो जाएगा, जैसे ही सरफेस वाटर कूल होगा तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। देन बॉटम लेयर अगर देखें हाइपोलिमनियन, तो ये डीपेस्ट लेयर है और ये एक्सटेंड करता है थर्मोक्लाइन के नीचे। थर्मोक्लाइन ने हमने क्या देखा कि रैपिड टेम्परेचर डिक्रीज विद डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ आ रहा है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो ये डीपेस्ट लेयर है और ये कोल्ड और स्टेबल टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक। कोई सनलाइट पेनिट्रेशन नहीं होगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी बहुत कम होगा और ये थ्रू आउट द ईयर पाया जाता है, स्पेशली डीप ओशंस में। और यहाँ पे क्या है, वेरी कोल्ड लेयर है दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम थर्मोक्लाइन टू डीप ओशन फ्लोर। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड लेयर है जो कि एक्सटेंड करता है थर्मोक्लाइन से डीप ओशन फ्लोर तक, ठीक है, थर्मोक्लाइन से डीप ओशन फ्लोर तक। देन अगर पोलर रीजन देखें तो एक्सेप्शन देख लेते हैं, जो आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल है यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर इज ऑलरेडी नियर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पे कोई डिस्टिंक्ट लेयरिंग नहीं होता है, एक ही यूनिफॉर्म लेयर ऑफ कोल्ड वाटर एग्जिस्ट करता है सरफेस से ओशियन फ्लोर तक। टेम्परेचर चेंज और डेप्थ जो है यहाँ मिनिमल है या और एब्सेंट है। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल में क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर चेंज मिनिमल और एब्सेंट है, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। एक ही तरह का यूनिफॉर्म लेयर का कोल्ड वाटर जो है एग्जिस्ट करता है। बाद बाकी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्पेशली वार्मर एरियाज है, लो लैटिट्यूड है, मिड लैटिट्यूड जोन है, तो वहाँ पे हम 3 तरह का जो है लेयर देख रहे हैं। बेसिकली जो ओशियन, ओपन ओशियन वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे अप टू 500 मीटर तक हम देख रहे हैं कि सन का पेनिट्रेशन यहाँ आ रहा है। तो इसका रेंज कितना है, यहाँ वार्म ओशियन वाटर है 20 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस है। देन हम देखते हैं थर्मोक्लाइन जहाँ पे रैपिड डिक्रीज होता है टेम्परेचर में, ठीक है। देन बॉटम लेयर अगर देखें तो एक कोल्ड और स्टेबल टेम्परेचर जो है यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ जो रैपिड डिक्रीज हो रहा है ये वाला पोर्शन है थर्मोक्लाइन का, ठीक है। और इतने ही पोर्शन में क्या हो रहा है, सनलाइट मिल रहा है और मेजर हीटिंग हम देख रहे हैं। टेम्परेचर कितना तक हो सकता है, तो टेम्परेचर अगर यहाँ पे हम देखें तो टेम्परेचर 20 to 24 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है या उससे ज़्यादा थोड़ा, ठीक है। देन यहाँ पे थर्मोक्लाइन का लेन है, थर्मोक्लाइन है, देख रहे हैं हम कि ये क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है टेम्परेचर, ठीक है, रैपिड डिक्लाइन हो रहा है। देन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जो है टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता जा रहा है। तो हम ये क्या देख रहे हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब एक देख लेते हैं ओशियन मीन टेम्परेचर क्या है और सी सरफेस टेम्परेचर क्या है। तो सी सरफेस का टेम्परेचर और ओशियन का मीन टेम्परेचर समझते हैं। तो ओशियन मीन टेम्परेचर जो है ये क्या मेजर करता है, थर्मल एनर्जी ऑफ अपर ओशियन अप टू 6 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म। तो ये क्या करता है, ये मेजर करता है थर्मल एनर्जी को, ठीक है, अपर ओशियन का। इसको पूछा जा चुका है, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट। तो डेप्थ रेंज अगर देखें तो 50 to 100 मीटर तक है। देन मोर एक्यूरेट प्रिडिक्टर है वो ये जो है ओशियन मीन टेम्परेचर इंडियन समर मॉनसून का। देन जो है सी सरफेस टेम्परेचर से ये कैप्चर कर रहा है सब सरफेस हीट को जो विच डिराइव्स ओशियन एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन। तो बेसिकली ये क्या है, मेजर कर रहा है थर्मल एनर्जी ऑफ अपर ओशियन और ये जो है मोर एक्यूरेट है देन सी सरफेस टेम्परेचर से।
सी सरफेस टेम्परेचर सिर्फ मेज़र करता है सरफेस लेयर टेम्परेचर ओशन का, और ये इन्फ्लुएंस्ड होता है डेली वेदर से, विंड से और सनलाइट से, तो ये लेस रिलायबल है लॉन्ग टर्म क्लाइमेट प्रिडिक्शन के लिए। ठीक है, अब अगर विंटर में हम देखें तो ओशन के पास क्या है, हाइयर हीट कैपेसिटी है देन लैंड। ठीक है, जैसे कि हम लैंड के बारे में जानते हैं, जल्दी ठंडा होगा, जल्दी गर्म होगा, और ये हाइयर हीट कैपेसिटी है, ये स्लो हीट होगा लेकिन रिटेन करेगा लंबे टाइम तक, और इससे जो है ओशन टेम्परेचर की क्या होता है, हाइयर हो जाता है विंटर के टाइम पे। विंटर में अगर हम देखें तो लैंड जितनी जल्दी ठंडा हो रहा है उतनी जल्दी गर्म हो रहा है, तो लैंड ज़्यादा जो है टेम्परेचर कम होगा, ओशन में कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर होगा लैंड के मुकाबले। ठीक है, सो अब कुछ ओशन का कंपैरिजन देख लेते हैं। अटलांटिक ओशन क्या है, ये कोल्डेस्ट अमंग द थ्री है। ठीक है, ये कोल्डेस्ट है, अटलांटिक ओशन सबसे ज़्यादा। क्यों अब कोल्डेस्ट है, क्योंकि यहाँ हम लेब्राडोर करंट देखते हैं, हाइयर लैटिट्यूड कवरेज है, डीप वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, थर्मो हेलाइन सर्कुलेशन। इंडियन ओशन अगर देखें तो ये वार्मेस्ट है, स्पेशली इन ट्रॉपिकल जोन। लिमिटेड इंट्रैक्शन है, क्योंकि क्यों वार्म है, पोलर वाटर के साथ लिमिटेड इंट्रैक्शन है, और मेजर रोल ये प्ले करता है मॉनसून में। देन पैसिफिक ओशन देखें तो मिक्स्ड प्रोफाइल है, वार्म इन ट्रॉपिकल एरियाज बट कूलर इन नॉर्दर्न जोन, और ये इन्फ्लुएंस करता है एल नीनो और लानिना का फिनोमेना। कहाँ होता है, पैसिफिक ओशन में ही होता है। ये हमने अब देखा कि वर्टिकल टेम्परेचर जोन। अब देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर वेरिएशन ओशन में। ठीक है, तो एवरेज सरफेस टेम्परेचर देखें तो लगभग कितना होता है, 27 डिग्री जो है सेल्सियस होता है। ठीक है, ग्रेजुअली ये डिक्रीज करता है क्या, टेम्परेचर फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। तो लैटिट्यूड को क्या कर रहा है, लैटिट्यूड इन्फ्लुएंस अगर हम देखें तो लैटिट्यूड का इन्फ्लुएंस है, यस डेफिनेटली इन्फ्लुएंस है। टेम्परेचर ड्रॉप होगा जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा लैटिट्यूड। ठीक है, और रफ एस्टिमेट देखें तो अबाउट 0.5 डिग्री जो है क्या होता है, डिक्रीज होता है पर डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। मतलब जितने हम हाइयर लैटिट्यूड में जाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 0.5 डिग्री सेल्सियस जो है डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और हेमीस्फेयर का कॉन्ट्रास्ट अगर देखें तो नॉर्दर्न हेमीस्फेयर ज़्यादा वार्मर है देन सदर्न हेमीस्फेयर, क्योंकि नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में ज़्यादा लैंड मास है जो कि जल्दी हीट होता है। ठीक है, लैंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जल्दी हीट होगा। ठीक है, देन वाटर। ठीक है, देन ट्रॉपिक्स वर्सेस इक्वेटर देखें तो ट्रॉपिक्स में 15 to 20 डिग्री नॉर्थ साउथ में हाईएस्ट ओशन टेम्परेचर जो है कहाँ होता है, 15 to 25 डिग्री नॉर्थ साउथ में। इक्वेटर के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड कवर होता है और रेनफॉल होता है कन्वेक्शन की वजह से, जिस वजह से हम देखते हैं कि ज़्यादा हीटिंग जो है इक्वेटर पे नहीं है। मतलब अगर बेसिकली देखें तो सबसे ज़्यादा सनलाइट इक्वेटर पे पड़ रहा है, तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए ना। तो फिर ऐसा क्यों है कि ट्रॉपिक्स में 50 डिग्री to 25 डिग्री नॉर्थ साउथ में जो है सबसे ज़्यादा जो है क्या है, टेम्परेचर है। इसका रीज़न है कि यहाँ मोर क्लाउड है, मोर रेनफॉल है, इसकी वजह से। देन ओशन करंट अगर देखें तो वार्म करंट जैसे गल्फ स्ट्रीम ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर को रेज कर रहा है, और कोल्ड करंट जैसे पेरू करंट ये क्या कर रहा है, कूल कर रहा है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर को। तो इससे हम देखते हैं कि अनइवन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट अक्रॉस ओशन। अब हम देख लेते हैं सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर कि कितना सलाइन है। तो सैलिनिटी का क्या मतलब है कि टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स इन वाटर, कि वाटर में जो है कितना, सी वाटर में कितना डिजॉल्व्ड सॉल्ट है। ठीक है, कितना सॉल्ट जो है डिजॉल्व्ड है सी वाटर में। तो इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, पार्ट्स पर 1000 में किया जाता है। कैसे, पार्ट्स पर 1000। तो एवरेज ओशन का अगर सैलिनिटी देखें तो 35 पीपीटी होता है और 35 ग्राम पर केजी, कितना, 35 ग्राम पर केजी ऑफ सी वाटर। तो सैलिनिटी का कहने का मतलब ये हुआ कि कितना डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स है सी वाटर में। तो ओशन वाटर का सॉल्ट का अगर देखें कि ओशन में जो वाटर है तो उसके सॉल्ट का कंपोजिशन क्या है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, देन मैग्नीशियम क्लोराइड, देन मैग्नीशियम सल्फेट, देन कैल्शियम सल्फेट, देन पोटेशियम सल्फेट। तो ओशन वाटर में सबसे ज़्यादा क्या है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ये सबसे ज़्यादा है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन सैलिनिटी, तो ओशन की सैलिनिटी को सबसे ज़्यादा क्या अफेक्ट करता है,
ठीक है, तो देखते हैं अगर एवापोरेशन और प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रहा है, अगर हाई एवापोरेशन है तो इसका मतलब ज़्यादा सैलिनिटी होगा, क्योंकि सब क्या हो रहा है, एवापोरेशन का क्या मतलब है कि भाप बन के ऊपर ऊपर जा रही है। ठीक है, तो हाई एवापोरेशन है तो सैलिनिटी ज़्यादा होगा, जैसे कि रेड सी और मेडिटेरेनियन सी, इसमें जो है एवापोरेशन भी ज़्यादा है इसीलिए सैलिनिटी ज़्यादा है। और हाई अगर प्रेसिपिटेशन है, अगर बारिश हो रही है, मतलब क्या है कि फ्रेश वाटर का इनफ्लो हो रहा है, तो फिर क्या होगा, लो सैलिनिटी होगा। तो रेड सी में जो है क्या है, लो रेनफॉल है और कोई भी रिवर इनफ्लो नहीं है, इसीलिए हाई सैलिनिटी है रेड सी में। देन रिवर इनफ्लो अगर देखें तो इससे डाइल्यूट हो जाता है। तो अगर कहीं पे सॉल्ट है, सपोज इसका सिंपल एग्जांपल, अगर आपके पास सॉल्ट है, ठीक है, अगर आप उसमें आधा ग्लास में अगर सेम अमाउंट का सॉल्ट आप डालते हो और फिर अगर आप उसमें जो है 1 ग्लास पानी डाल दो, पहले आपने आधा ग्लास डाला था तो वो ज़्यादा सॉल्टी होगा ना, और उसमें फिर और पानी आप डाल दो तो क्या होगा, कम सॉल्ट उसका कम होगा। तो सेम अगर रिवर इनफ्लो हो रहा है तो फ्रेश वाटर इनफ्लो होगा तो सैलिनिटी घटेगा, जैसे कि बे ऑफ बंगाल में ड्यू टू गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से सैलिनिटी घट जाता है। देन पोलर आइस प्रोसेस अगर देखें तो फ्रीजिंग ऑफ सी वाटर, अगर सी वाटर फ्रीज हो रहा है तो इससे क्या होगा, इससे फ्रीजिंग हो रहा है अगर सी वाटर का तो इंक्रीज होगा सैलिनिटी, क्योंकि सॉल्ट जो है लेफ्ट बिहाइंड इन ब्राइन, सॉल्ट पीछे रह जाएगा। लेकिन अगर जो है मेल्ट हो रहा है आइस का तो सैलिनिटी घटेगा, क्योंकि डाइल्यूट हो रहा है फ्रेश वाटर के साथ। अगर फ्रीज हो रहा है सी वाटर तो सैलिनिटी बढ़ेगा, और लेकिन मेल्ट हो रहा है आइस तो मेल्ट होकर वाटर फिर से इनफ्लो होकर के आएगा ना, तो इससे सैलिनिटी डिक्रीज होगा। देन विंड का इन्फ्लुएंस अगर देखें तो विंड क्या कर रही है, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी सरफेस वाटर को। ठीक है, सरफेस वाटर को विंड क्या करेगी, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी, जिससे कि लोकल सैलिनिटी लेवल इफेक्ट होगा। देन ओशियन करंट का अगर इफेक्ट देखें तो वार्म करंट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी सैलिनिटी इन हायर लैटिट्यूड, और कोल्ड करंट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी सैलिनिटी नियर इक्वेटर। तो इक्वेटर के पास कोल्ड करंट क्या कर रही है, सैलिनिटी घटा रही है, और वार्म करंट क्या कर रही है, सैलिनिटी इंक्रीज कर रही है हायर लैटिट्यूड में। एग्जाम्पल अगर देखें तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ये रेज कर रही है नॉर्थ सी के सैलिनिटी को। देन अगर वाटर मिक्सिंग और इनक्लोज्ड सी देखे तो लिमिटेड मिक्सिंग इज इक्वल टू हाइयर सैलिनिटी। अगर वाटर कम मिक्स हो रहा है, ठीक है, वाटर जितना मिक्स होगा तो सैलिनिटी घटेगा, अगर लिमिटेड मिक्सिंग है तो हाइयर सैलिनिटी होगा। जैसे एग्जांपल देखें तो रेड सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, पर्सियन गल्फ, ये सब क्या है, इनक्लोज्ड है, तो इन सब में लिमिटेड जो है हाइयर सैलिनिटी होगा, क्योंकि मिक्सिंग कम हो रहा है। ठीक है, अगर इंटर रिलेशन देखें तो सैलिनिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी क्या है, इंटरकनेक्टेड है, और अगर किसी भी तरह का चेंज टेम्परेचर और डेंसिटी में होता है तो ये अफेक्ट करेगा सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, तो सैलिनिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी क्या है, इंटरकनेक्टेड है, और किसी भी तरह का चेंज अगर होता है टेम्परेचर में, डेंसिटी में, तो ये अफेक्ट करेगा सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, देन हाईएस्ट सैलिनिटी इन वाटर बॉडीज। अब देख लेते हैं हम कि जो है हाईएस्ट सैलिनिटी किस और वाटर बॉडीज़ में ज़्यादा है। तो जो कुछ इनलैंड वाटर बॉडीज़ है जिसमें कि एक्सट्रीम हाई सैलिनिटी होगा, क्योंकि यहाँ एवापोरेशन बहुत हो रहा है और लिमिटेड आउटफ्लो या फ्रेश वाटर जो है कम आ रहा है। तो गाइज, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है और अब बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, इसलिए मुझे मतलब मैं ज़्यादा अभी एलोबोरेट करके बता नहीं सकती हर एक चीज़ को। ठीक है, क्योंकि अभी अगर इतना टाइम है नहीं हमारे पास, हमें जल्दी जल्दी रिवाइज़ करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर लेटर ऑन अगर मैं बाद में फिर से क्लासेस इन सारे सब्जेक्ट्स की लाती हूँ तो डेफिनेटली आई मतलब कि डिटेल में मैं करूँगी। ठीक है, सब कुछ PYQs वगैरह ऐड करके, बिकॉज आई डोंट लाइक कि बस ऐसे जो है जल्दी जल्दी में कराते जाओ। अगर स्पेशली जो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं तो ये सब्जेक्ट्स क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट्स है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ही क्लियर होना चाहिए। बट अभी टाइम के पॉसिटी की वजह से इतने अच्छे से शायद नहीं हो पा रहा है, बट नेक्स्ट टाइम वी विल डेफिनेटली डू। ठीक है, सो अभी हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलिनिटी हम देखते हैं लेक वान टर्की में जो है हाईएस्ट सैलिनिटी है, और डेड सी जॉर्डन में भी है हाईएस्ट सैलिनिटी है। ग्रेट सॉल्ट लेक जो है USA में, यहाँ पे भी, लेकिन सबसे ज़्यादा हम कहाँ देख रहे हैं, लेक वान जो है टर्की में, यहाँ पे लगभग जो है मतलब 330%। ठीक है, हाईएस्ट सैलिनिटी है। देन डेड सी भी हाई सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, एंड ग्रेट सॉल्ट लेक। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, क्लोज्ड बेसिन है जहाँ पे सॉल्ट एक्यूमुलेट होता है ओवर टाइम, जैसे वाटर एवापोरेट करके ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है,
हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं अब कि हॉरिजॉन्टली कैसे जो है सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूट है। तो नॉर्मल ओपन ओशन का सैलिनिटी अगर देखेंगे तो ये कितना रेंज करेगा 33 टू एंड 37, ठीक है। जनरल ट्रेंड अगर देखें तो सैलिनिटी जो है डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, ये हमने ऑलरेडी देखा। इक्वेटोरियल रीजन में हाई एवापोरेशन होता है हीट की वजह से, लेकिन हाई रेनफॉल होता है जिसकी वजह से मॉडरेट सैलिनिटी हम देखते हैं इक्वाटोरियल रीजन में। देन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में देखें 20 डिग्री और 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में, तो यहाँ हाईएस्ट सैलिनिटी होता है क्योंकि यहाँ पे क्लियर स्काई है, इंटेंस इंसोलेशन है, लो रेनफॉल है और सबसीडिंग ड्राई विंड्स है। तो हमेशा सैलिनिटी के लिए एक चीज़ याद रखना कि अगर क्या यहाँ पे पानी या वाटर का इनफ्लो हो रहा है, क्या वाटर किसी भी तरीके से यहाँ आ पा रहा है क्या, अगर आ पा रहा है तो कम सैलिनिटी होगा, नहीं आ पा रहा है तो कम जो है ज़्यादा सैलिनिटी होगा। एग्जाम्पल देखें तो नॉर्थ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल जोन और पोलर और मिड लैटिट्यूड में अगर देखें तो लोअर सैलिनिटी होगा। अब ऐसा क्यों है कि पोलर और मिड लैटिट्यूड में लोअर सैलिनिटी है? क्योंकि यहाँ लो एवापोरेशन है, एवापोरेशन तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, प्रेसिपिटेशन भी हाई है और आइस यहाँ पे मेल्ट होता है जिससे कि फ्रेश वाटर ऐड ऑन होता रहता है। अब अगर लैंड लॉक और इनक्लोज्ड सी देखें तो यहाँ बहुत सैलिनिटी हाई होगा और ड्यू टू लिमिटेड मिक्सिंग और हाई एवापोरेशन जैसे कि रेड सी और पर्सियन गल्फ। देन वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न ओशन अगर देखें तो यहाँ सैलिनिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इनफ्लो ऑफ आर्कटिक मेल्ट वाटर। तो आर्कटिक वाटर मेल्ट होता है जैसे कि लेब्राडोर सी, नॉर्थ अटलांटिक नियर ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड के पास जो है हम क्या देखते हैं, यहाँ सैलिनिटी कम है। तो ये सरफेस सैलिनिटी जो है वर्ल्ड्स के ओशियन का है कि किस किस जगह पे कितना सैलिनिटी है आप देख सकते हैं, ठीक है।